हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब। तो आज आपके स्पेशल डिमांड पर मैं लेकर आई हूँ चैप्टर नंबर 12 का वन शॉट लेक्चर। हमने ऑलरेडी एचएससी 2025 में जो बच्चे बोर्ड एग्जाम्स देने वाले हैं उनके लिए बहुत सारे चैप्टर्स का वन शॉट लेक्चर्स प्रोवाइड कर दिया है, जैसे कि चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, 4, 5, चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 9। ये जो इतने इंपॉर्टेंट 7 चैप्टर्स है, इन चैप्टर्स का मैंने वन शॉट लेक्चर आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है। आज हम कवर करने वाले हैं चैप्टर नंबर 12 और इसके बाद आपको कौन से चैप्टर का वन शॉट लेक्चर चाहिए। आपको चैप्टर नंबर 11 का वन शॉट लेक्चर पहले चाहिए या फिर आपको चैप्टर नंबर 6 का वन शॉट लेक्चर पहले चाहिए, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। और बहुत सारे बच्चे वीडियो देखते नहीं है और बोलते हैं मैम चैप्टर नंबर 1 का वन शॉट किधर है, चैप्टर नंबर 2 का वन शॉट किधर है। भाई प्लेलिस्ट चेक करो, आपको सारे चैप्टर्स के वन शॉट लेक्चर मिलेंगे। आज का लेक्चर थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है, थोड़ा सा हटके होने वाला है, क्योंकि आज के सेशन में मैं स्पेशली आपके लिए पॉइंटर्स बनाकर लेकर आई हूँ, जिसका आप स्क्रीनशॉट भी निकाल सकते हैं अपने लास्ट मिनट रिवीजन के लिए। यानी आज के जो टॉपिक्स हैं उन टॉपिक्स का आपको मैंने एकदम स्पेसिफिक की पॉइंट्स दिया है कि इस टॉपिक में से ये पढ़ना है, इस टॉपिक में ये इंपॉर्टेंट है। सब कुछ मैं आपको शॉर्ट करके लेकर आई हूँ ताकि वन शॉट लेक्चर देखते देखते आपका टॉपिक फटाक से रिवाइज हो जाए। इस चैप्टर में से पीवाईक्यूज को कंसिडर करते हुए हम कौन सा टॉपिक करने वाले हैं। हम इस चैप्टर में से 12.2, ये क्या लिख दिया, 12.2, 12.4, 12.7 एंड 12.8, ये 4 टॉपिक्स हम करने वाले हैं, क्योंकि बाकी के टॉपिक्स में से क्वेश्चंस कभी पूछे ही नहीं गए हैं और लास्ट में हम पीवाईक्यूज के भी आंसर्स देखेंगे। ठीक है, तो ये 4 टॉपिक्स हमको कवर करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक बार मैं आपको फिर से बता दूं, हमारा जो एमएसटी सीईटी बीएससी नर्सिंग सीईटी का क्रैश कोर्स है वरदान बैच 2.0, ये ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है। इसमें चैप्टर नंबर 1 भी हमने फिनिश कर दिया है, चैप्टर नंबर 8 भी हमने फिनिश कर दिया है। अब 2 मार्च को ये बैच फिर से शुरू होगी और उस बैच में हम बाकी के बायोलॉजी के चैप्टर्स कवर करने वाले हैं। और वरदान बैच में 12th स्टैंडर्ड का बायोलॉजी का चैप्टर्स प्लस 11th स्टैंडर्ड के जो 4 चैप्टर्स हैं जो एमएसटी सीईटी में आते हैं वो 4 चैप्टर्स, ऐसे करके टोटल 19 चैप्टर्स कवर किए जाते हैं, जिसमें से 2 चैप्टर्स ऑलरेडी फिनिश हो चुके हैं। तो जिनको वरदान बैच ज्वाइन करना है वो लोग वरदान बैच ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको हमारे डिटेल एमएसटी सीईटी बैच का भी फ्री एक्सेस दिया जा रहा है। प्लस ये जो मॉक टेस्ट है, जो मॉक टेस्ट आपको अलग से परचेस करना पड़ता है, ये आपको अलग से परचेस नहीं करना पड़ेगा। अगर आप वरदान बैच ज्वाइन करोगे तो ये मॉक टेस्ट आपको उसके साथ ही मिल जाएगा। और अगर आपको सिर्फ मॉक टेस्ट ज्वाइन करना है तो आप सिर्फ मॉक टेस्ट भी ज्वाइन कर सकते हो। और अगर आपको कुछ पैसे खर्च नहीं करने हैं, आपको सिर्फ हमारे ऐप में से फ्री मटेरियल यूज करना है, तो आप सिर्फ फ्री मटेरियल भी यूज कर सकते हो। चलो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। बायोटेक्नोलॉजी इंट्रोडक्शन वाले टॉपिक में से आज तक कोई क्वेश्चन नहीं आया है। सीईटी के लिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, पर हम ये लेक्चर बोर्ड्स के लिए लेकर आए हैं, तो हम ये टॉपिक नहीं करेंगे। हम डायरेक्ट जाएंगे अपने टॉपिक नंबर 12.2 में। ठीक है, तो टॉपिक नंबर 12.2 का मैं आपके लिए शॉर्ट समरी लेकर आई हूँ। देखो क्या क्या बताया गया हमको यहाँ शॉर्ट समरी में। मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी मतलब क्या होता है। मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी बेसिकली 2 प्रिंसिपल प्रोसेसेस के ऊपर बेस्ड होती है। एक है जेनेटिक इंजीनियरिंग, एक है केमिकल इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग का मतलब क्या होता है, जो सिर्फ और सिर्फ डीएनए और आरएनए के ऊपर फोकस करता है, यानी जेनेटिक मटेरियल को कैसे मैनिपुलेट किया जाए, कैसे चेंज किया जाए, उस पर फोकस करता है। और केमिकल इंजीनियरिंग में हम क्या करते हैं, कौन से केमिकल्स की मदद से हम कौन सा नया केमिकल बना सकते हैं, जैसे कि मेंटेन्स स्टेराइल एनवायरनमेंट फॉर प्रोड्यूसिंग वेरियस यूजफुल प्रोडक्ट्स सच एज वैक्सीन कैसे बना सकते हैं, एंटीबॉडीज कैसे बना सकते हैं, एंजाइम फॉर्मेशन कैसे कर सकते हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स कैसे बना सकते हैं, वाइटामिन कैसे बना सकते हैं, मेडिसिन कैसे बना सकते हैं, ये सब आता है केमिकल इंजीनियरिंग के एस्पेक्ट में। जेनेटिक इंजीनियरिंग का मेन डेफिनेशन क्या है, द मैनिपुलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल टू अचीव डिजायर्ड आउटकम यूजिंग इन विट्रो प्रोसेस। इन विट्रो प्रोसेस मतलब क्या होता है कि ये प्रोसेस हम एक जीते जागते इंसान के डीएनए के साथ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप जेनेटिक इंजीनियरिंग का डेफिनेशन देख सकते हो, डायरेक्ट आपको मैंने शॉर्ट में दे दिया है। हम डीएनए को मैनिपुलेट करने वाले हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। तो इसके मेन एप्लीकेशंस क्या हैं, इसके हाईलाइट पॉइंट्स क्या है, व्हाट इज स्पेशलिटी अबाउट जेनेटिक इंजीनियरिंग। ये हमारे डिफेक्टिव जीन्स को रिपेयर करता है। अगर हमारी बॉडी में कोई डिफेक्टिव जीन है तो उसको रिप्लेस करेगा हेल्दी जीन से, या फिर अगर आपको आर्टिफिशियली पूरा का पूरा नया जीन बनाना है तो हम वो भी बना सकते हैं,
या एक ऑर्गेनिज्म का जीन उसके एक लोकेशन से निकाल के दूसरे लोकेशन में फिट करना है, वी कैन डू दैट ऑल्सो। इंट्रोड्यूसिंग न्यू जीन्स इनटू द ऑर्गेनिज्म, कोई नया जीन आपको डालना है, जैसे क्रिश 3 वाले मूवी में बताया था, तो हम यहाँ पर वैसे कुछ एनिमल और ह्यूमन का कॉम्बिनेशन भी बना सकते हैं। इम्प्रूविंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स बाय मैनिपुलेटिंग जीन्स, अगर समझो कि हमको पहले से पता चल जाए कि इस बच्चे को शायद आगे जाके कैंसर हो सकता है, तो हम उसके उस डिफेक्टिव जीन को रिमूव करके उसकी लाइफ क्वालिटी इंप्रूव कर सकते हैं, ताकि उसके फ्यूचर में ज्यादा कोई उसको डेंजरस बीमारी ना हो। हम जीन्स को कंबाइन करके कोई नया ऑर्गेनिज्म फॉर्म कर सकते हैं, ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म बना सकते हैं, जिसके बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं। और या फिर हम जीन की मल्टीपल कॉपीज बना के हम कोई नया डीएनए कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। इसका ऑल्टरनेटिव नाम क्या है? जेनेटिक इंजीनियरिंग को हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी या फिर जीन क्लोनिंग के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इस प्रोसेस में बेसिकली हम एक ही चीज पे फोकस करते हैं। इन इट्स फोकस इज ऑन ऑल्टरिंग एंड रेप्लिकेटिंग डीएनए टू मीट स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। मतलब इस पूरे प्रोसेस में हमारा ध्यान सिर्फ एक ही चीज पे होता है कि कैसे भी करके हम डीएनए को मैनिपुलेट करें, उसको मल्टीप्लाई करें और उससे न्यू प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करें। तो ये पूरा इंट्रोडक्शन कवर हो गया अपना। अब यहाँ पे क्या बताया गया है, ये जो टॉपिक है कि कौन से टूल्स और कौन सी टेक्निक्स की मदद से हम जीन क्लोनिंग कर सकते हैं। तो कौन से टूल्स और कौन सी टेक्निक्स की मदद से हम जीन क्लोनिंग कर सकते हैं, समरी दी गई है यहाँ पे। जीन क्लोनिंग मतलब क्या होता है? क्लोनिंग करना मतलब एक जीन की मल्टीपल कॉपी बनाना, ठीक है। अब कॉपी क्यों बनाना है? समझो आप HIV वायरस के ऊपर स्टडी कर रहे हो, आपके पास सिर्फ एक ओरिजिनल HIV वायरस का सैंपल है, आपने उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, लेकिन वो एक्सपेरिमेंट आपका फेल हो गया, तो अब आपको अपना स्टडी कंटिन्यू करना है। अब स्टडी कंटिन्यू करने के लिए नया वायरस का सैंपल कहाँ से लाओगे? तो आपके पास जो ओरिजिनल वायरस है उसको यूज करने से पहले अगर आप उस वायरस के मल्टीपल कॉपीज बना के रखोगे, तो फिर आपको जितनी बार चाहिए आप उतनी बार एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। तो सेम चीज यहाँ पर बोली गई है। जीन क्लोनिंग में हम क्या करते हैं? इट इन्वॉल्व्स ट्रांसफर ऑफ जीन ऑफ नोन फंक्शन फ्रॉम इट्स नेचुरल लोकेशन इनटू अ होस्ट सेल वाया सुटेबल वेक्टर। मतलब बेसिकली इसमें हम एक जीन को एक लोकेशन से, समझो ये मेरा डीएनए है, इस डीएनए का ये वाला जो पार्ट है, इस पार्ट को मुझे यहाँ से निकाल के मुझे दूसरे ऑर्गेनिज्म में इंट्रोड्यूस करना है। ये मेरे दूसरे ऑर्गेनिज्म का डीएनए है, तो इस डीएनए को मुझे यहाँ पर ऐड करना है, दैट इज कॉल्ड एज जीन क्लोनिंग। और यहाँ पे ऐड करने के बाद हम उस डीएनए की मल्टीपल कॉपीज बनाएंगे, ताकि नेक्स्ट जनरेशन में भी सेम डीएनए कॉपी हमको मिलती रहे, ठीक है। अब कौन से टूल्स यूज होते हैं आरडीएनए टेक्नोलॉजी प्रोसेस में? तो कौन से इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं, ये डिपेंड करता है कि आप कौन से मॉलिक्यूल के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, विच मैक्रोमोलिक्यूल यू आर गोइंग टू यूज। उसके बेसिस पे बहुत सारे टेक्निक्स यूज होते हैं, आपको इसमें से नाम नहीं पूछा जाता है, फिर भी देख लेते हैं। टेक्निक्स लाइक जेल परमिएशन, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, ये सब आप ग्रेजुएशन में पढ़ोगे। स्पेक्ट्रोस्कोपी, मास स्पेक्ट्रोमेट्री एंड इलेक्ट्रोफोरेसिस, ऐसे अलग अलग टेक्निक्स यूज होते हैं अलग अलग टाइप के मैक्रोमोलिक्यूल्स को सेपरेट करने के लिए। इसमें से हम इलेक्ट्रोफोरेसिस स्पेशली पढ़ने वाले हैं। इलेक्ट्रोफोरेसिस मतलब क्या होता है? जब आप डीएनए को इलेक्ट्रिक फ्लो की मदद से सेपरेट करते हो। देखो हमारा जो डीएनए है इट इज नेगेटिवली चार्ज्ड, हमारा जो डीएनए है ये नेगेटिव चार्ज्ड है। ये मेरा इलेक्ट्रोफोरेसिस का चेंबर है, यहाँ पे नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, यहाँ पे पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है। तो ये जो नेगेटिव डीएनए है, ये नेगेटिव डीएनए पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव होता है। तो हम इसी चार्जेस का फायदा उठाकर, हमारा डीएनए नेगेटिवली चार्ज्ड है तो हम इसको पॉजिटिव एनोड की तरफ मूव करवाते हैं, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करवाते हैं विद द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और इसकी वजह से क्या होता है, ये जो छोटे छोटे डीएनए के फ्रेगमेंट्स हैं ये छोटे छोटे बैंड्स के फॉर्म में सेपरेट होना स्टार्ट हो जाते हैं। दे सेपरेट इन द फॉर्म ऑफ बैंड्स, दे मूव फास्टर। जो छोटा बैंड होगा वो आगे जल्दी जल्दी भागेगा, ये देखो ये जो हल्का वाला बैंड था ये आगे भाग गया, जो हेवी है वो पीछे रह गया। सो दे मूव फास्टर एंड दिस मेथड्स इंक्लूड डिफरेंट टाइप्स ऑफ जेल। ये जो जेल है ना जिसके अंदर हमने ये डीएनए सैंपल डाला है, उस जेल का नाम है अगारोस जेल, और इस मेथड को हम बोलते हैं अगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, या फिर इसको हम बोल सकते हैं पॉली एक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, या फिर सोडियम डोडिसाइल सल्फेट पॉली एक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसका फुल फॉर्म आपको जिंदगी में कभी नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ ग्रेजुएशन में आएगा, अभी के लिए फुल फॉर्म नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस मतलब क्या होता है, डेफिनेशन पढ़ो। इलेक्ट्रोफोरेसिस मतलब कि नेगेटिवली चार्ज्ड डीएनए को इलेक्ट्रिक फील्ड की मदद से जब हम सेपरेट करते हैं और हमारा डीएनए जब पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव होता है छोटे छोटे बैंड्स के फॉर्म में, तो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है। नाउ व्हाट इज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन?
आप जब डीएनए की मल्टीपल कॉपीज बनाते हो तो भाई ये डीएनए की कॉपीज बनती कैसे है और इसके लिए क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड होती है। तो पहले तो डेफिनेशन समझते हैं। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन वाला टॉपिक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये एग्जाम्स में आ चुका है। देखो एक बार पीवाईक्यू क्वेश्चंस देख लेते हैं। 2022 में भी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का क्वेश्चन आया था, 2023 में भी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का क्वेश्चन आया था और 2024 में भी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का क्वेश्चन आया है। हर साल पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का क्वेश्चन आया है, तो आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल भी ऑप्शन में नहीं छोड़ना है, अच्छे से इसको लर्न करके जाना है। मैं आपको शॉर्ट में इसकी समरी एक्सप्लेन कर रही हूँ। सबसे पहले तो डेफिनेशन मतलब क्या होता है कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन क्या होता है। इट इज एन इन विट्रो टेक्निक यूज्ड टू एम्पलीफाई अ स्पेसिफिक जीन। एम्पलीफाई करना यानी कि मल्टीप्लाई करना। जब हम एक स्पेसिफिक जीन को मल्टीप्लाई करते हैं या डीएनए सेगमेंट को मल्टीप्लाई करते हैं with the help of a living organism or with the help of a laboratory techniques, that is called as polymerase chain reaction and it is widely used in gene cloning and gene multiplication। मतलब हम यहाँ पे जीन को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इसकी डिस्कवरी किसने की? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन किसने डिस्कवर किया? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सीईटी क्वेश्चन और बोर्ड्स में भी आप आंसर को देखो, ऐसे आंसर प्रेजेंटेशन करके लिखोगे तो आपको आउट ऑफ मार्क्स मिलेगा ही मिलेगा। तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन की डिस्कवरी किसने की? कैरी म्यूलिस नाम के साइंटिस्ट ने पॉलीमरेज चेन रिएक्शन की डिस्कवरी की 1985 में और ये बहुत ही ऐसे रेवोल्यूशनाइजिंग मतलब एकदम अलग एकदम अनोखा एक टेक्नोलॉजी था जिसमें हम बहुत ही क्विक रैपिड एंड एक्यूरेट कॉपीज बना सकते हैं हमारे स्पेसिफिक डीएनए की। हम यहाँ पे करोड़ों कॉपीज बना सकते हैं अपने डीएनए की और वो भी सिर्फ कुछ घंटों में। सो दिस इज द डिस्कवरी विच वाज लाइक रेवोल्यूशनाइजिंग, एकदम हटके कुछ डिस्कवरी की गई थी। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के मैकेनिज्म में क्या बताया गया है? यहाँ पर ये एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है, एक ऑटोमेटिक मशीन यूज होती है। उस मशीन का नाम है थर्मल साइक्लर। ये थर्मल साइक्लर क्या करता है? हमारे डीएनए को हाई टेम्परेचर में पहले तो ये ब्रेक करता है, डीनेचर करना यानी डीएनए को ब्रेक करना, और फिर डीएनए को ब्रेक करके मतलब समझो ये मेरा डीएनए है, इसको मैंने ब्रेक करके सेपरेट कर दिया, तो अब यहाँ पे नया स्ट्रैंड बनाना यानी कि रीनेचर करना। पहले हमने इस डीएनए को तोड़ा और फिर हम यहाँ पर न्यू डीएनए को फॉर्म कर रहे हैं। सो दैट इज कॉल्ड एज पीसीआर प्रोसेस। ये पूरा प्रोसेस ऑटोमेटिक होता है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में ताकि हम इसका मल्टीप्लिकेशन कर सके, ठीक है। एंड दिस इज डन बाय यूजिंग थर्मल साइक्लर। आपको 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि पीसीआर मशीन का नाम क्या है? पीसीआर मशीन का नाम है थर्मल साइक्लर, जो हमें एग्जैक्ट टेम्परेचर और एग्जैक्ट एनवायरमेंटल कंडीशंस मेंटेन करने में हेल्प करता है। पीसीआर प्रोसेस करने के लिए क्या क्या चाहिए होता है, ये देखो क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड होती हैं। ये पूरा का पूरा पैराग्राफ आपको थियोरी में दिया गया है, मैं आपको सिर्फ शॉर्ट पॉइंट्स में बता रही हूँ। ये देखो ये पूरा थियोरी में दिया गया है। तो पीसीआर प्रोसेस करने के लिए क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड होती हैं? हमको सबसे पहले तो डीएनए सैंपल चाहिए, जिस डीएनए का हमको कॉपी बनाना है। दूसरी बात, हमको बहुत सारे डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट्स चाहिए यानी डीएनटीपीस चाहिए, जिसकी मदद से नया स्ट्रैंड बनेगा। देन वी नीड प्राइमर मॉलिक्यूल्स जो हमारे नए स्ट्रैंड्स को अट्रैक्ट करेंगे। देन वी नीड हीट स्टेबल डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। ये डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम एक स्पेशल एंजाइम है क्योंकि ये एकदम हाई टेम्परेचर पे सर्वाइव कर सकती है, इसीलिए इस एंजाइम में मतलब इस एंजाइम को हम यूज करते हैं। क्योंकि पीसीआर प्रोसेस में ना हम डीएनए को 100 डिग्रीज 90 डिग्रीज टेम्परेचर पे लेके जाते हैं। अब इतने गर्म टेम्परेचर में तो कोई एंजाइम सर्वाइव कर ही नहीं सकता, लेकिन ये एंजाइम सर्वाइव करता है क्योंकि इस एंजाइम का नाम है थर्मोफिलस एक्वेटिकस। ये एंजाइम हमको लावा वाली जगह से मिलती है, जहां पे गरम गरम लावा निकलता है वहां पे ये एंजाइम रहती है, यानी ये हाई टेम्परेचर पे सर्वाइव करने के लिए ही बनी है। तो वी यूज टैक डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, ये नाम है उस एंजाइम का, थर्मोफिलस एक्वेटिकस। ओके, एंड वी आल्सो नीड मैग्नीशियम आयंस एंजाइम एक्टिविटी को सपोर्ट करने के लिए। पीसीआर प्रोसेस का सिग्निफिकेंस क्या है? अगर आपको 1 मार्क्स के लिए पूछा कि व्हाट इज द यूज ऑफ पीसीआर प्रोसेस, तो आप यहाँ लिख सकते हो कि पीसीआर की मदद से हम डीएनए को मल्टीप्लाई करते हैं, पर मल्टीप्लिकेशन की जगह एम्पलीफिकेशन वर्ड यूज करो तो टीचर के ऊपर थोड़ा अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। सो पीसीआर प्रोसेस अलाउज रैपिड डीएनए मल्टीप्लिकेशन विथ हाई एक्यूरेसी, मतलब आपका डीएनए बीच में म्यूटेट नहीं होगा, जैसा डीएनए आपने डाला आपको एग्जैक्टली वैसे ही डीएनए की मल्टीपल कॉपीज मिलेंगी, वो भी स्पेसिफिक उतने ही सीक्वेंस की मल्टीपल कॉपीज मिलेंगी, जिसकी मदद से हमारा जेनेटिक इंजीनियरिंग का प्रोसेस अच्छे से हो सकता है और हम किसी भी बीमारी को या किसी भी रिसर्च को अच्छे से कैरी आउट कर सकते हैं। सो दीज आर द एप्लीकेशन। आगे क्या दिया है? मैकेनिज्म ऑफ पीसीआर। पीसीआर कैसे होता है ये देखो।
पीसीआर में स्टेप्स क्या क्या होते हैं? पीसीआर इन्वॉल्व्स फॉलोइंग स्टेप्स, जो कि थर्मल साइक्लर में कैरी आउट किया जाता है। थर्मल साइक्लर मतलब ऐसा कुछ हमको पीसीआर का मशीन देखने मिलता है, रुको दिखाती हूँ मैं। थर्मल साइक्लर दिखने में ऐसा होता है, कहाँ गया, एक छोटा सा डब्बे जैसा रहता है, ये देखो, ये है थर्मल साइक्लर। इसके अंदर हम सब कुछ डालते हैं, जो भी सैंपल है वो सब सैंपल हम पीसीआर ट्यूब में डाल के ये ट्यूब अंदर डाल देते हैं। तो बेसिकली इस प्रोसेस में होता क्या है, इसका पहला स्टेप है डीनेचुरेशन। आपको ये तीनों स्टेप्स अच्छे से पता होना चाहिए और इसका टेम्परेचर भी अच्छे से पता होना चाहिए, जो यहाँ हाईलाइट करके दिया है। तो पहला स्टेप है डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन स्टेप में हम क्या करते हैं, हमारा जो रिएक्शन मिक्सचर है उसको हम हीट करते हैं। जब आप इसको हीट करते हो तो इसके बीच के हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं। फिर अनीलिंग प्रोसेस में हम डीएनए को थोड़ा सा कूल डाउन करते हैं। देखो डीनेचुरेशन प्रोसेस में हमने डीएनए को हीट किया ताकि डीएनए स्ट्रैंड सेपरेट हो जाए। देखो डीएनए स्ट्रैंड सेपरेट हो रहा है, तो इसकी मदद से हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। अब हम अनीलिंग प्रोसेस करते हैं। अनीलिंग प्रोसेस में आप टेम्परेचर को एकदम ठंडा करते हैं, तो 40 to 60 डिग्रीज पे हम टेम्परेचर को ठंडा कर देते हैं। यहाँ पे एवरेज आप 55 डिग्री सेल्सियस भी लिख सकते हो, जिसकी मदद से हमारा जो प्राइमर मॉलिक्यूल है, ये देखो प्राइमर मॉलिक्यूल आके डीएनए के साथ अटैच हो जाएगा। जब प्राइमर मॉलिक्यूल अटैच होगा तभी ये मॉलिक्यूल डीएनए पॉलीमरेज को अट्रैक्ट करेगा। तो पहले हमने डीएनए को सेपरेट किया, फिर प्राइमर मॉलिक्यूल अटैच किया, और प्राइमर मॉलिक्यूल अटैच करने के बाद हम फिर से टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, क्योंकि अब बारी आएगी डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की। और ये डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, इसको टेम्परेचर से कुछ फर्क नहीं पड़ता, इट इज स्टेबल एंजाइम। तो ये क्या करेगा, जितने भी हमारे एक्स्ट्रा न्यूक्लियोटाइड्स थे, ये देखो ये जो न्यूक्लियोटाइड्स है, ये न्यूक्लियोटाइड्स यहाँ पे आके ऐड हो जाएंगे। तो पहला स्टेप है डीनेचुरेशन, दूसरा स्टेप है अनीलिंग यानी कूल डाउन करना, और तीसरा स्टेप है एक्सटेंशन। एक्सटेंशन को आप प्राइमर एक्सटेंशन भी बोल सकते हो, या कई बार इसको रीनेचुरेशन करके भी दिया जाता है, जिसकी मदद से आप न्यू डीएनए स्ट्रैंड्स ऐड कर सकते हो। एंड दिस स्टेप टिपिकली टेक्स 2 मिनट्स। ये पूरा रीनेचुरेशन वाला जो स्टेप है, ये प्रोसेस होने में अप्रोक्सीमेटली 2 मिनट का टाइम लगता है। तो एक साइकिल कंप्लीट होने में अप्रोक्सीमेटली कितना टाइम लगता है, 3 to 4 मिनट्स। पहले होगा डीनेचुरेशन, फिर होगा अनीलिंग, फिर होगा एक्सटेंशन। और ये प्रोसेस हम 20 से 30 बार ऑटोमेटिकली मशीन के अंदर रिपीट कर सकते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, आपको n नंबर ऑफ कॉपीज मिलेगी। आपको जितनी साइकिल चाहिए उतनी साइकिल आप रिपीट करके करोड़ों कॉपीज बना सकते हो। तो इस प्रोसेस का करने के बाद हम क्या करते हैं, हमको बहुत सारे डीएनए के कॉपीज मिल गए, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम चेक करेंगे कि जितनी भी मल्टीपल कॉपीज हमको मिली है सब बराबर है कि नहीं। वैसे तो बराबर ही होंगी, फिर भी वी विल चेक। So now the amplified DNA is purified using gel electrophoresis। हम gel electrophoresis करेंगे, जो impure species रहेगी वो पीछे रह जाएगी और जो pure species होंगे वो आगे आ जाएंगे, मतलब जो pure segments होंगे। And now the purified DNA can be used as in the cloning vector। मतलब अब हम हमारा जो purified DNA है, अब हम इसको अपने rDNA टेक्नोलॉजी और फर्दर जेनेटिक स्टडीज के लिए यूज कर सकते हैं। तो पीसीआर प्रोसेस का सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों किया हमने पीसीआर प्रोसेस, यहाँ पे भी आपको मैंने सिग्निफिकेंस बताया ना, क्यों कर रहे हैं हम ये पीसीआर प्रोसेस। पीसीआर प्रोसेस का सिग्निफिकेंस क्या है, इट इनेबल्स रैपिड एंड प्रिसाइज मल्टीप्लिकेशन ऑफ डीएनए। ये हमारे डीएनए सेगमेंट्स को फटाफट मल्टीप्लाई करता है, जिसकी मदद से हम ये डीएनए यूज कर सकते हैं अपने रिसर्च प्रोसेस के लिए। तो पीसीआर से रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे आए थे, लेट्स सी। कहाँ गया यार, अच्छा ये देखो पीसीआर वाले क्वेश्चंस देख लेते हैं। 2022, 2023 और 2024 में कैसे आए थे। अनीलिंग स्टेप का टेम्परेचर क्या है, तो अनीलिंग स्टेप का टेम्परेचर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी। दिस इज फॉर एक्सटेंशन एंड दिस इज फॉर डीनेचुरेशन। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, ये अभी कवर नहीं किया हमने, ये देखो व्हाट इज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। यहाँ पे आपको डेफिनेशन बताना है, दिस इज फॉर 4 मार्क्स। तो सिर्फ डेफिनेशन बता के नहीं चलेगा, यहाँ पे आपको डेफिनेशन भी बताना है, ठीक है, उसका सिग्निफिकेंस भी बताना है कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन क्यों किया जाता है, थोड़ा सा उसका किसने डिस्कवरी किया उसके डिस्कवरी के बारे में भी बताना है, और पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के लिए रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होती है वो भी बताना है। ओके, तो 1 पॉइंट 1 पॉइंट 1 पॉइंट 1 पॉइंट ऐसे आप 4 पॉइंट्स लिखोगे व्हाट इज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, और फिर आप डिस्क्राइब 3 स्टेप्स इन्वॉल्वड इन मैकेनिज्म ऑफ पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो यहाँ के 3 स्टेप्स आप मेंशन करोगे, यानी डीनेचुरेशन, अनीलिंग एंड एक्सटेंशन। ऐसे करके आप ये पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन कर सकते हो। 2024 में क्वेश्चन क्या आया था, एक्सप्लेन डिफरेंट स्टेप्स इन्वॉल्वड इन पीसीआर टेक्निक। तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट स्टेप्स बताना है, डीनेचुरेशन, एक्सटेंशन एंड अनीलिंग जो भी है, ठीक है। तो पीसीआर वाला टॉपिक तो अपना हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं। पीसीआर वाला टेक्निक अपना हो गया। अब उसके बाद
पीसीआर प्रोसेस करने के लिए भी जो एंजाइम्स वगैरह लगते हैं, जो बायोलॉजिकल टूल्स रिक्वायर्ड होते हैं, तो वो कौन से बायोलॉजिकल टूल्स हैं? 3 टाइप के बायोलॉजिकल टूल्स यूज होते हैं आरडीएनए टेक्नोलॉजी में, एंजाइम्स, वेहिकल डीएनए यानी क्लोनिंग वेक्टर एंड कॉम्पिटेंट होस्ट ऑर्गेनिजम्स फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। तो देखो बेसिकली हम एंजाइम्स यूज करते हैं, बट एंजाइम्स यहाँ पे बहुत सारे टाइप की यूज होती है आरडीएनए टेक्नोलॉजी में, जैसे कि लाइसोजाइम्स, न्यूक्लियस एंजाइम, ये स्पेशल एंजाइम है, एक्सोन्यूक्लियस एंड एंडोन्यूक्लियस, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, दिस इज ऑल्सो स्पेशल एंजाइम, डीएनए लाइगेज, ये हमने सब चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा है, डीएनए पॉलीमरेज चैप्टर नंबर 4, अल्कलाइन फॉस्फेटेज एंड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ये भी हमने चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा है। बेसिकली ये जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है यानी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, इसको हम मॉलिक्यूलर सीजर या एंजाइम भी बोलते हैं, इसकी खासियत क्या है? ये एंजाइम स्पेशली हमारे वायरस के डीएनए को रोकती है। जब भी किसी बैक्टीरियल सेल में वायरस इन्फेक्शन होता है तो उस वायरस के डीएनए को ब्रेक करने के लिए हमारी बैक्टीरिया के पास खुद का एक प्रोटेक्टिव एंजाइम होता है। The enzyme which is present in bacteria which kills the viral DNA, which restricts the growth of viral DNA, that enzyme is called as restriction enzyme. इस एंजाइम का नाम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्यों पड़ा? क्योंकि ये एंजाइम वायरस की ग्रोथ को रेस्ट्रिक्ट करेगी। वायरस का डीएनए जब बैक्टीरिया के अंदर घुसेगा तो वायरस के डीएनए को रोकेगी, रेस्ट्रिक्ट करेगी। सो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम which cut the DNA at specific nucleotide sequence are known as recognition sites. और ये कैसे रोकती है? ये जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, समझो ये अपना बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया का खुद का डीएनए है और यहाँ पे हमारे वायरस का डीएनए है। तो ये जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इस वायरस के डीएनए के स्पेसिफिक पार्ट पे अटैक करेगी। इस स्पेसिफिक पार्ट को बोलते हैं रिकॉग्निशन सीक्वेंस या रिकॉग्निशन साइट। लेकिन हमारे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को कैसे पता चलेगा कि कौन सा वायरस का डीएनए है और कौन सा उसका खुद का डीएनए है? तो हमारा जो खुद का डीएनए है ये अपने बाहर एक प्रोटेक्टिव बेस बना लेता है, ये प्रोटेक्टिव बेस बना के खुद को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, तो अब ये देखो टाइप्स ऑफ न्यूक्लियस जो हमने बोले, 2 टाइप के न्यूक्लियस एंजाइम होता है, एक एक्सोन्यूक्लियस एक एंडोन्यूक्लियस। एक्सोन्यूक्लियस क्या करता है? ये डीएनए को बाहर से अटैक करता है, साइड से। ठीक है, और एंडोन्यूक्लियस क्या करता है? ये डीएनए को सेंटर में से अटैक करता है, ऐसे बीच में से अटैक करता है। और इसकी डिस्कवरी किसने की थी? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की डिस्कवरी 1970 में हुई थी। ये देखा गया था कि हमारे बैक्टीरिया के पास नेचुरली ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम वायरस के डीएनए को पहचान कर उसको छोटे छोटे टुकड़े में कट कर देते हैं, इसीलिए इस एंजाइम का नाम पड़ा था रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। इसका बैक्टीरिया में मेन फंक्शन क्या होता है जो मैंने इधर पे बताया, इट सर्व्स एज डिफेंस मैकेनिज्म टू डिस्ट्रॉय वायरल डीएनए। ये हमारे वायरल डीएनए को मार देती है। बैक्टीरिया खुद को कैसे प्रोटेक्ट करता है? ये बाहर जो इसका मेम्ब्रेन है ग्रीन कलर का जो मैंने बनाया है, इट इज मिथाइलेटिंग सरफेस, ये मिथाइल सरफेसेस है, मतलब बैक्टीरिया खुद के डीएनए को प्रोटेक्ट करता है, जिसकी वजह से रेस्ट्रिक्शन एंजाइम उसके खुद के डीएनए पे अटैक नहीं कर पाती है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की 3 खासियत क्या है? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम वायरस के डीएनए को एक स्पेसिफिक सीक्वेंस पे ही काटती है, यानी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कैन डिटेक्ट स्पेसिफिक रिकॉग्निशन सीक्वेंस, तो उन सीक्वेंस को बोलते हैं रिकॉग्निशन सीक्वेंस। दे कट द फॉस्फोडाइएस्टर बैकबोन ऑफ डीएनए। तो हमारा जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है ये डीएनए का ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड पे अटैक नहीं करता है, ये डीएनए के बैकबोन पे अटैक करता है, मतलब ये वाला जो मेम्ब्रेन है फॉस्फेट बॉन्ड उस पे अटैक करता है। एंड डिफरेंट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स रिकॉग्नाइज डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। तो नेचर में अलग अलग बैक्टीरियाज के अंदर अलग अलग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स देखने को मिलते हैं जो अलग अलग टाइप के डीएनए को ब्रेक कर सकते हैं, और यही तो हमको चाहिए था। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद से ही हम डीएनए को कट करते हैं ताकि हमको हमारा टारगेट डीएनए मिल सके और हम सिर्फ इस डीएनए का मल्टीपल कॉपी बना सके। मैं पूरे के पूरे डीएनए का मल्टीपल कॉपी क्यों बनाऊंगी? अगर मैंने आपको बोला बायोलॉजी के 4 डायग्राम्स का जेरोक्स लेकर आओ, तो आप पूरे बुक का थोड़ी जेरोक्स निकालोगे, आप सिर्फ वो 4 डायग्राम्स का फोटो लोगे और उसका जेरोक्स लेकर आओगे। तो वैसे ही मुझे पूरे डीएनए का मल्टीपल कॉपी नहीं बनाना है, मुझे डीएनए में से सिर्फ छोटे से जीन का कॉपी बनाना है। तो उस छोटे से जीन को कट करने के लिए भी यूज रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का सिग्निफिकेंस क्या है? दे आर वाइडली यूज्ड इन बायोलॉजी टू प्रिसाइजली कट डीएनए, जिसकी मदद से हमारा जेनेटिक मैनिपुलेशन हम कर सके और रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी अपना सक्सेसफुली कंप्लीट हो सके। तो ये देखो, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन से बैक्टीरिया हैं, कौन से बैक्टीरिया में से कौन सा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम मिलता है। इसका फुल फॉर्म क्या है? ए से आर्थ्रोबैक्टर, LU से ल्यूटियस और 1 मतलब दिस इज द फर्स्ट एंजाइम व्हिच वाज डिस्कवर्ड। और ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम स्पेसिफिकली जिस सीक्वेंस पे अटैक करता है वो
सीक्वेंस कौन सा है उसको बोलते हैं रिकॉग्निशन सीक्वेंस। आपको ये इसी सीक्वेंस में याद रखना पड़ेगा, A G C T, G और C के बीच में अटैक होता है। और जब आपको प्रोडक्ट मिलता है तो दो अलग टाइप के प्रोडक्ट मिलते हैं, ब्लंट एंड्स एंड स्टिकी एंड्स, ठीक है। तो आपको स्पेसिफिकली इसमें से ये और ये याद रखना है, नाम, एंजाइम का नाम और कौन सा एंड प्रोड्यूस होता है वो याद रखना है, ठीक है। नेचर में बहुत सारे टाइप के रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं, लेकिन उसमें से जो टाइप 2 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है ये सबसे ज्यादा यूज होता है, इतना याद रखो, ठीक है। क्योंकि जो रिकॉग्निशन सीक्वेंस है इसकी खासियत क्या है, देखो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम रिकॉग्निशन सीक्वेंस पे अटैक करता है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम अटैक्स ऑन द रिकॉग्निशन सीक्वेंस। तो रिकॉग्निशन सीक्वेंस की खासियत क्या है, हमारे डीएनए के जो स्पेसिफिक सीक्वेंस होते हैं, these are specific sequence which are made up of 4 to 8 nucleotides. रिकॉग्निशन सीक्वेंस कभी भी बड़ा नहीं होता है। रिकॉग्निशन सीक्वेंस यानी आपके पूरे डीएनए में सिर्फ 4 या 8, 4 से 8 के बीच में कुछ ऐसे कोड वर्ड्स होंगे जिनको हम रिकॉग्निशन सीक्वेंस बोलते हैं। 8 से ज्यादा नहीं होगा, 4 से कम नहीं होगा। 4 to 8 nucleotides long recognition sequences are recognized by restriction enzymes. हमारे एंजाइम्स इस रिकॉग्निशन सीक्वेंस को पहचान कर क्या करते हैं, उसको कट करते हैं, और अंदर ही अंदर इनके बीच में ना आपको एक सिमेट्री देखने मिलती है। मतलब अगर आप ध्यान से देखो तो ये इस डायरेक्शन में और ये इस डायरेक्शन में एग्जैक्टली सेम नाइट्रोजन बेसेस आपको देखने मिलेंगे। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का एग्जांपल लिया है, जैसे इको R1 यानी इश्चरीशिया कोलाई R1, ठीक है। अभी ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की खासियत क्या है, ये इसी सीक्वेंस पे अटैक करता है। Eco R1 cuts DNA strand at a specific point between A and G, मतलब ये A और G के बीच में अटैक करेगा, यहाँ पे और यहाँ पे ये अटैक करेगा, जिसके वजह से आपको क्या मिलेगा, आपको ऐसा टेढ़ा कट मिलेगा, आपको ऐसा टेढ़ा कट मिलेगा। यहाँ A और G के बीच में अटैक हो रहा है तो आपको ऐसा टेढ़ा कट मिलेगा। तो जो ऐसा ओपन एंड प्रोड्यूस होता है, इस ओपन एंड को हम बोलते हैं स्टिकी एंड या फिर कोहेसिव एंड या फिर स्टैगर्ड एंड। सो यहाँ पर आपको अलग अलग टाइप के कट्स देखने को मिलते हैं। लेकिन ये ध्यान से देखो, जब आपको ऐसा कोई सीक्वेंस मिलता है कि ये दोनों डायरेक्शन से सेम है, जैसे कि समझो मैंने यहाँ पे एक नाम लिखा नयन, अभी नयन नाम का कोई लड़का ये वीडियो देख रहा होगा तो बोलेगा अरे वाह मैं फेमस हो गया, तो समझो यहाँ पे मैंने नाम लिखा नयन। अब ये दोनों डायरेक्शन से मुझे सेम दिखाई देगा, मतलब यहाँ से भी स्पेलिंग सेम है, यहाँ से भी स्पेलिंग सेम है, तो ऐसे सीक्वेंस को बोलते हैं पैलिंड्रोम सीक्वेंस। और हमारा स्पेशली जो टाइप 2 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है ये सिर्फ और सिर्फ पैलिंड्रोम सीक्वेंस के ऊपर ही अटैक करता है, ये और किसी सीक्वेंस के ऊपर अटैक नहीं करता है। इसीलिए रेस्ट्रिक्शन एंजाइम नंबर टाइप 2 की खासियत ये है, ठीक है। तो जब आपके रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हमारे डीएनए को कट करते हैं तो हमको दो अलग अलग टाइप के कट देखने को मिलते हैं, एक है ब्लंट एंड और एक है स्टिकी एंड। ब्लंट एंड मतलब क्या होता है, जब आपका डीएनए ऐसे स्ट्रेट कट होगा, यानी आपको ऐसा स्ट्रेट कट देखने को मिलेगा, इसको बोलते हैं ब्लंट एंड, ठीक है। और स्टिकी एंड या कोहेसिव एंड या स्टैगर्ड एंड, इसका मतलब क्या होता है, जब हमारा डीएनए ऐसे आड़ा टेढ़ा कट हुआ है तो एक स्ट्रैंड ऐसा मिलेगा और दूसरा स्ट्रैंड आपको ऐसा मिलेगा, मतलब यहाँ पे ये बेसिस इनकम्प्लीट है, यहाँ पे ये बेसिस इनकम्प्लीट है, ठीक है। यहाँ पे ये बेस इनकम्प्लीट है और यहाँ पे ये बेस इनकम्प्लीट है। तो ऐसे एंड को हम बोलते हैं स्टिकी एंड या स्टैगर्ड एंड, जो बाद में कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस के साथ पेयर करके नया स्ट्रैंड बनाने में हेल्प करेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसका सिग्निफिकेंस क्या है, रिकॉग्निशन सीक्वेंस का यूज क्या है हमको। Recognition sequence and their specific cleavage by restriction enzymes are fundamental for genetic engineering. मतलब recognition sequence पहचाने बिना restriction enzyme DNA को काट ही नहीं सकता, इसीलिए recognition sequence बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि हम DNA को मैनिपुलेट कर सके और अपना रिसर्च प्रोसेस आगे कंटिन्यू कर सके और नया DNA हम इजीली बना सके। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है क्लोनिंग वेक्टर्स। वेक्टर्स के बारे में क्या बताया है, वेक्टर्स को हम व्हीकल डीएनए बोलते हैं। क्लोनिंग वेक्टर्स आर नथिंग बट डीएनए मॉलिक्यूल्स जो फॉरेन डीएनए कैरी करते हैं। मतलब समझो यहाँ पे मेरा एक ऑर्गेनिज्म है, मेरे ऑर्गेनिज्म के डीएनए को किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म तक लेकर जाना, तो बेसिकली मैं वेक्टर्स को व्हीकल डीएनए या फिर पोस्टमैन अंकल बोलती हूँ। पोस्टमैन अंकल आपका सामान एक जगह से दूसरे जगह लेके जाते हैं, वैसे ही क्लोनिंग वेक्टर एक डीएनए मॉलिक्यूल को दूसरे ऑर्गेनिज्म तक लेकर जाता है जहां पे उस डीएनए का मल्टीप्लिकेशन होने वाला है। अब अगर हम टाइप ऑफ वेक्टर्स देखें तो आपको इसके एग्जांपल सीईटी में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। दो टाइप के मेन वेक्टर्स होते हैं, प्लाज्मिड वेक्टर एंड बैक्टीरियोफाज वेक्टर। प्लाज्मिड वेक्टर्स क्या होते हैं, ये सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल्स हैं और इसके एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि PBR322, PUC, TI प्लाज्मिड एक्सेट्रा।
और बैक्टीरियोफाज कैसे टाइप का वेक्टर होता है? ये एक वायरस वेक्टर है जो बैक्टीरिया पे इन्फेक्ट करता है, और इसका एग्जांपल है लैम्डाफाज या M13 वेक्टर। इसके अलावा और भी वेक्टर्स हैं, पर इनमें से कभी क्वेश्चंस आपको आज तक पूछे नहीं गए हैं, फिर भी आप रीड करके जा सकते हो एक बार। अब एक अच्छे वेक्टर की खासियत क्या होती है? व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ अ गुड वेक्टर? सबसे पहली बात तो वो वेक्टर जब किसी होस्ट में जाएगा, जब किसी न्यू ऑर्गेनिज्म में जाएगा, तो वो इंडिपेंडेंटली रेप्लिकेट होना चाहिए, यानी वो खुद से मल्टीप्लाई होना चाहिए। दूसरी बात, होस्ट के अंदर इजीली वो वेक्टर मॉलिक्यूल घुस जाना चाहिए बिना किसी प्रॉब्लम के। तीसरी बात, उसके पास स्पेशल मार्कर जीन्स होने चाहिए, जैसे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस वगैरह हो गया, जिसकी मदद से जब ये वेक्टर उस ऑर्गेनिज्म के अंदर जाएगा तो वो ऑर्गेनिज्म इस वेक्टर को मार ना दे, क्योंकि समझो ये मेरा बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया के पास खुद का डीएनए है, अब इसके पास बाहर से कोई वेक्टर आया है और ये वेक्टर अपने साथ एक टारगेट डीएनए लेकर आया है, ठीक है। तो अब जैसे ये वेक्टर आया, हमारा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इसको खा लेगा, लेकिन ऐसा ना हो, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इसको खाए ना, इसीलिए इसके पास मार्कर जीन्स होने चाहिए। मार्कर जीन्स की मदद से ये वेक्टर क्या करेगा? इस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को कंफ्यूज कर देगा। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को लगेगा अरे ये तो मेरे ही डीएनए जैसा है, चलो इसको मैं छोड़ देता हूँ। ऐसा यूनिक रेस्ट्रिक्शन साइट, यानी कि हमारे वेक्टर डीएनए के पास स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शन साइट होना चाहिए जहां पे हम अपना टारगेट डीएनए एंटर कर सके। देखो हमारा पूरा ध्यान सिर्फ इस डीएनए पे है, मुझे ये वाला जो डीएनए है, ये डीएनए कैसे भी करके मुझे बैक्टीरिया के ओरिजिनल डीएनए के साथ मिक्स करना है, ताकि जब ये बैक्टीरिया मल्टीप्लाई करे, जब इसके 2 डॉटर सेल्स बने, तो मेरा जो टारगेट डीएनए है ये डीएनए मल्टीप्लाई हो सके। मुझे अपने टारगेट डीएनए को मल्टीप्लाई करना है। एंड कंट्रोल एलिमेंट्स, मतलब अपने वेक्टर्स के पास जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है वो होने चाहिए। अभी ये ऐसे नेचुरली वेक्टर्स सब कुछ आपको रेडीमेड नेचर में नहीं मिलता है, ये आपको लैब में बनाना पड़ता है। तो नेचुरल प्लाज्मिड्स के पास ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होते हैं, इसीलिए हमको ये प्लाज्मिड्स लैब में बनाने पड़ते हैं। तो ऐसे कौन से प्लाज्मिड्स हैं जो हम लैब में बनाते हैं? PBr322 एक एग्जाम्पल है, PBr320 एक एग्जाम्पल है, देन PACYC एक एग्जाम्पल है। पर इन तीनों में से सबसे ज्यादा कौन सा यूज होता है? PBr322। ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्लांट्स के लिए जो वेक्टर हम यूज करते हैं उस वेक्टर का नाम है TI प्लाज्मिड। T मतलब ट्यूमर, I मतलब इंड्यूसिंग। ये जो वेक्टर है, ये वेक्टर स्पेशली एक बैक्टीरिया में मिलता है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस। ये एक सॉइल बैक्टीरिया का नाम है। इस बैक्टीरिया के अंदर ये प्लाज्मिड प्रेजेंट होता है। जब भी ये प्लाज्मिड प्लांट के पास पहुंच जाता है तो उस प्लांट में ना एक बीमारी हो जाती है, उस बीमारी को हम बोलते हैं क्राउन गॉल डिजीज, यानी प्लांट के रूट में ना ऐसे गॉल बन जाता है, मतलब एक गांठ जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है, विच इज नॉट गुड। तो इस प्लाज्मिड को हम यूज कैसे करते हैं? मैम ये तो खराब है ना, क्योंकि ये प्लांट्स को बीमार कर रहा है, बराबर है, लेकिन इसकी एक स्पेशलिटी क्या है कि ये जो प्लाज्मिड है ये एक ट्रांसपोजॉन है। ट्रांसपोजॉन मतलब ये एक जंपिंग जीन है। ये प्लाज्मिड क्या करता है, ये जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस बैक्टीरिया है ना, ये बैक्टीरिया का नाम है, इस बैक्टीरिया के अंदर ये वेक्टर प्रेजेंट है। सो दिस बैक्टीरिया लिव्स इन सॉइल और ये प्लांट को बीमार करता है। तो हम क्या करते हैं, हम tDNA कैन बी मॉडिफाइड टू इंट्रोड्यूस न्यू डीएनए। हम क्या करेंगे, हम इसमें से ये बीमारी वाला जीन निकाल देंगे और फिर हम इस वेक्टर को प्लांट में इंट्रोड्यूस करेंगे, इसके अंदर न्यू क्वालिटीज डालकर। और जब ये वेक्टर प्लांट के अंदर जाएगा तो हमको जो क्वालिटीज चाहिए वो क्वालिटीज हमको प्लांट में मिल जाएगी और हमको नया प्लांट मिलेगा। तो ऐसे प्लांट को हम बोलते हैं ट्रांसजेनिक प्लांट। और लास्ट में आता है कॉम्पिटेंट होस्ट। मतलब यहाँ पे समझो, मैंने ये बोला ना कि मैं ये वेक्टर किसी बैक्टीरिया में डाल रही हूँ, तो ये जो बैक्टीरिया है जिसके अंदर मैं अपना वेक्टर डाल रही हूँ, इस बैक्टीरिया को बोलते हैं होस्ट बैक्टीरिया या कॉम्पिटेंट होस्ट। अलग अलग टाइप के स्पीशीज हम यूज करते हैं, बैसिलस स्पीशीज, हीमोफिलस स्पीशीज, लेकिन सबसे ज्यादा यूज जो होता है वो है इकोलाई स्पीशीज। हर एक साइंटिस्ट का बेस्ट फ्रेंड है इकोलाई स्पीशीज। क्यों मैम? क्योंकि ये 20 मिनट्स में रेप्लिकेट हो जाता है, इसको मल्टीप्लाई करने के लिए ज्यादा टाइम नहीं लगता है, ठीक है। इकोलाई सबसे ज्यादा यूज होता है क्योंकि ये फटाक से वेक्टर डीएनए को एक्सेप्ट कर सकता है और इसकी ग्रोथ भी बहुत ज्यादा फास्ट होती है। सो सिग्निफिकेंस क्या है? वेक्टर्स एंड कॉम्पिटेंट होस्ट, दे फॉर्म द बैकबोन ऑफ आर डीएनए टेक्नोलॉजी। आपको अगर आर डीएनए टेक्नोलॉजी करना है तो आपको एक अच्छा वेक्टर और एक अच्छा होस्ट ऑर्गेनिज्म सिलेक्ट करना पड़ेगा, तो ही आपका डीएनए अच्छे से ट्रांसफर होगा, उसकी मल्टीपल कॉपीज आपको मिलेंगी और आपको फाइनली जो प्रोडक्ट बनाना था वो प्रोडक्ट आपका बनेगा, या जो डीएनए आपको ऑर्गेनिज्म के अंदर डालना था वो डीएनए ऑर्गेनिज्म तक पहुंचेगा। सो दीज आर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट टूल्स एंड टेक्निक्स, ठीक है। वेक्टर का हमने देख लिया, ये भी देख लिया। चलो इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, एक पीसीआर प्रोसेस कितने मिनट्स में होता है? इसका आंसर नीचे कमेंट करो, मैं इसका आंसर नहीं बताने वाली, ठीक है।
चलो आगे हाँ, आपको एक क्वेश्चन था पीसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, ये तो हमने देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन क्या था, नेम द प्लांट डिजीज विच इज कॉज्ड बाय एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियंस। तो कौन सा बीमारी होता है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियंस की वजह से, क्राउन गॉल डिजीज। ठीक है, ओके चलो तो आगे बढ़े। हाँ अब देखो, ये वाला जो टॉपिक है, ये टॉपिक आपको एग्जाम में कभी नहीं पूछा गया है, इसीलिए मैं भी नहीं बताऊंगी। आपको चाहिए तो आप ये स्टेप्स लर्न करके जा सकते हो। सीईटी के लिए ये इंपॉर्टेंट है बट बोर्ड्स के लिए नहीं है, इसलिए मैं बोर्ड्स के लिए नहीं बताने वाली हूँ ये टॉपिक, टाइम वेस्ट हो जाएगा अपना। आपको चाहिए तो आप ये लास्ट में ये स्टेप्स पढ़ के जा सकते हो। हम डायरेक्ट आएंगे अपने 12.4 वाले टॉपिक पे, ठीक है, और इसको भी मैं समरी बता के कंप्लीट करने वाली हूँ। चलो कंटिन्यू करते हैं। एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, इसमें से भी आपको काफी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो देखते हैं एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी क्या है, कौन सी फील्ड में क्या क्या एप्लीकेशन मिलता है हमें बायोटेक्नोलॉजी का। सो यहाँ पे आपको अगेन मैंने समरी के फॉर्म में लाई हूँ ताकि आपका रिवीजन फटाफट हो जाए, क्योंकि जो बच्चे ऑलरेडी पढ़ चुके हैं तो उनका टाइम बचेगा, और जिन्होंने पढ़ाई नहीं की उनको शॉर्ट में पता चल जाएगा कि पढ़ना क्या है। सो बायोटेक्नोलॉजी मतलब क्या होता है, बायोटेक्नोलॉजी एक बहुत ही बड़ी फील्ड है जिसमें हम अपने साइंटिफिक प्रिंसिपल्स का एप्लीकेशन करते हैं, जो हमको पता है वो यूज करके हम न्यू टेक्नोलॉजी डिजाइन करने की कोशिश करते हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी का यूज कहाँ कहाँ पर होता है, हेल्थ केयर इंडस्ट्री यानी मेडिसिन इंडस्ट्री में, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में, अलग अलग फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में, एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए जीनोमिक इंडस्ट्री में, एटसेट्रा। तो हम कुछ की पॉइंट्स के बारे में बात करने वाले हैं कि बायोटेक्नोलॉजी कहाँ कहाँ यूज होती है। सबसे पहले हेल्थ केयर इंडस्ट्री। हेल्थ केयर इंडस्ट्री की अगर मैं बात करूँ तो मेडिसिन फील्ड, डायग्नोस्टिक्स एंड वैक्सीन की फील्ड में बायोटेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा यूज होती है, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी की मदद से हम एक मतलब अलग अलग पर्टिकुलर थेरेपीज या अलग अलग मेडिसिनल टेक्नोलॉजीज डिस्कवर कर सकते हैं, डायग्नोस्टिक सॉल्यूशंस फाइंड आउट कर सकते हैं, बड़ी बड़ी बीमारियों को कैसे आइडेंटिफाई किया जाए, या फिर ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन कैसे करना है, कोई नया तरीका है क्या। जैसे अभी रिसेंटली आपने सुना होगा, बहुत वायरल हुआ था कि एक पिग का हार्ट एक ह्यूमन की बॉडी में ट्रांसप्लांट किया गया था और वो ह्यूमन काफी महीने तक अच्छा हेल्दी जिंदा भी था। तो ये जो प्रोसेसेस है, ये प्रोसेस ऑब्वियसली बायोटेक्नोलॉजी की मदद से ही पॉसिबल है। तो दिस इज वन एडवांटेज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी की मदद से स्टेम सेल थेरेपी, देन जेनेटिक काउंसलिंग यानी आपकी जेनेटिक स्टडी, बच्चे को कौन सी बीमारी फ्यूचर में होने वाली है ये हम पहले से पता कर सकते हैं, देन फोरेंसिक मेडिसिन यानी डीएनए टेस्ट वगैरह, एंड टूल्स लाइक जेनेटिक प्रोब, जेनेटिक फिंगरप्रिंटिंग, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, क्रोमोसोम का स्टडी करना, ये सब पॉसिबल हुआ है ओनली बिकॉज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी की मदद से हम आर्टिफिशियल प्रोटीन्स भी बना सकते हैं। यहाँ पर एक एग्जांपल दिया गया है ह्यूमन इंसुलिन प्रोडक्शन के बारे में। सबसे पहला प्रोटीन जो बायोटेक्नोलॉजी की मदद से बनाया गया था वो था ह्यूम्यूलिन। ह्यूम्यूलिन मतलब ह्यूमन इंसुलिन, ये एक ऐसा हार्मोन है जो पैनक्रियाज में बनता है। नेचुरली ह्यूमन के पैनक्रियाज में ये हार्मोन बनता है जो हमारे ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है। रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी की मदद से ये हार्मोन हम आर्टिफिशियली भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। कैसे? इंसुलिन बनाने के लिए जो जीन्स हमारे डीएनए में प्रेजेंट होते हैं, वो जीन्स हम प्लास्मिड की मदद से इंसर्ट करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं। ये प्लास्मिड्स हमारे बैक्टीरिया में जाकर, हमारे ई कोलाई बैक्टीरिया के डीएनए में जाकर उसको ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, और हमारा इनएक्टिव इंसुलिन प्रोटीन बनता है, प्रो इंसुलिन यानी इनएक्टिव इंसुलिन। और फिर यही इंसुलिन आगे प्यूरिफाई करते हैं हम ट्रिप्सिन एंजाइम की मदद से, और ये इंसुलिन हम ह्यूमंस को इंजेक्शन या मेडिसिन के फॉर्म में प्रोवाइड करते हैं। मतलब जो इंसुलिन पहले बनना पॉसिबल ही नहीं था, या जो हॉर्स की बॉडी से लिया जाता था या पिग की बॉडी से लिया जाता था, आज वो हम 1000 गुना ज्यादा बना सकते हैं ई कोलाई बैक्टीरिया की मदद से। तो ये भी पॉसिबल हुआ है ओनली बिकॉज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, अब आपको ये जो टेबल है, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस टेबल में से आपको सीईटी में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बोर्ड्स में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2023 में आपको एक क्वेश्चन पूछा गया था इस टेबल में से, ये देखो कि ये प्रोटीन कौन सी बीमारी को ठीक करती है, इस बीमारी के लिए कौन सा रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन है, इसके लिए कौन सा प्रोटीन है और इसके लिए कौन सा प्रोटीन है। एरिथ्रोपोइटिन, अस्थमा, टिश्यू प्लाज्मिनेशन एक्टिवेटर एंड एम्फाइसीमा। तो देखते हैं क्या क्या आंसर आएगा इसका। एरिथ्रोपोइटिन का आंसर क्या आएगा? फर्स्ट आंसर विल बी एरिथ्रोपोइटिन ठीक करने के लिए कौन सी बीमारी को ठीक करती है ये प्रोटीन? अनेमिया को। अस्थमा के लिए वी हैव इंटरल्यूकिन रिसेप्टर। देन टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर ब्लड क्लॉट्स को ओपन करता है, एंड एम्फोसाइमो के लिए वी हैव अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन। तो ये जो टेबल है, ये टेबल जो है ये आपके टेक्स्ट बुक में से 12.7, ये देखो एरिथ्रोपोइटिन विल, ये कौन से बीमारी को ठीक करेगी? अनीमिया को।
अस्थमा ठीक करने के लिए कौन सा प्रोटीन हम यूज करते हैं? इंटरल्यूकिन रिसेप्टर, बराबर ना? देन टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर हमारे ब्लड क्लॉट्स को ओपन करने के लिए यूज किया जाता है. एंड एम्फाइसिमा इज यूज्ड, दिस कैन बी ट्रीटेड, ये एक लंग डिसऑर्डर है तो इसको ठीक करने के लिए हम अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन यूज करते हैं. यही है ना, एक बार चेक कर लेते हैं. सेकेंड, अस्थमा और उसके लिए, हाँ, अस्थमा के लिए इंटरल्यूकिन 1 रिसेप्टर एंड एम्फोसाइमा के लिए अल्फा एंटीट्रिप्सिन. यस, तो ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये टेबल कंपलसरी पढ़ना है. यहाँ पे मैं लिख देती हूँ इंटरल्यूकिन 1 रिसेप्टर एंड दिस इज अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन. सो दिस इज द आंसर. तो वो टेबल आपको कंपलसरी आना चाहिए क्योंकि सीईटी में भी इसमें से क्वेश्चंस कंपलसरी आते हैं. नेक्स्ट एप्लीकेशन देखते हैं बायोटेक्नोलॉजी का, वैक्सीन प्रोडक्शन. वैक्सीन के बारे में तो आपने चैप्टर नंबर 10 में भी पढ़ा है, यहाँ पे भी हम देख लेते हैं. वैक्सीन्स आर नथिंग बट, व्हाट आर वैक्सीन्स? दीज आर मेड फ्रॉम डेड और वीकेंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जिसको या तो हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डायरेक्ट यूज करते हैं या तो हम उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के टॉक्सिक प्रोटीन को यूज करते हैं और उसको बॉडी में इंट्रोड्यूस करते हैं ताकि वो टॉक्सिक सब्सटेंस हमारी बॉडी में जाने के बाद हमारी बॉडी में उसके एंटीबॉडीज बन सके. और वैक्सीन के वजह से ही बड़ी बड़ी बीमारियां हमने खत्म कर दी है, इरेडिकेट कर दी है, गायब कर दी है, लाइक पोलियो एंड स्मॉल पॉक्स. रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन की अगर हम बात करें तो एडवांस्ड वैक्सीन टेक्नोलॉजी, एडवांस्ड बायोटेक्नोलॉजी की मदद से हमने बहुत अलग अलग टाइप के वैक्सीन प्रोड्यूस किए हैं जो कैंसर को डिटेक्ट कर सके, रोक सके. टाइफॉइड की वैक्सीन है, बहुत सारी वैक्सीन है. तो यहाँ पर अलग अलग वैक्सीन कौन से हैं? नेकेड डीएनए वैक्सीन, वायरल वेक्टर वैक्सीन एंड प्लांट डिराइव्ड वैक्सीन. ओरल वैक्सीन की अगर हम बात करें तो ये एक बहुत ही अनोखी अप्रोच थी. ओरल वैक्सीन कैन बी एडमिनिस्टर्ड ओरली, ये डायरेक्ट हम माउथ से दे सकते हैं, जैसे पोलियो वैक्सीन की जो ड्रॉप्स मुंह में दिए जाते हैं उसका इंजेक्शन देने की जरूरत नहीं पड़ती है. सो दीज कैन बी डायरेक्टली एडमिनिस्टर्ड. लेकिन ये वाला जो वैक्सीन है ये प्लांट के अंदर ग्रो किया गया था. तो अब प्लांट में अगर आप कोई वैक्सीन ग्रो कर रहे हो, ये देखो, तो जो भी बच्चा इस प्लांट को खाएगा खुशी खुशी उसको वैक्सीन भी मिल जाएगा और उसका पेट भी भर जाएगा. करेक्ट? तो इसके बेनिफिट्स क्या हैं? इजीली हम ये बच्चे को दे सकते हैं, इजी एडमिनिस्ट्रेशन, सस्ते में काम हो जाएगा और स्टोरेज भी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा. कौन सी बीमारी के लिए ये वैक्सीन बनाया गया था ऐसा प्लांट वैक्सीन? बैसिलस सटिलिस इन्फेक्शन के लिए. मतलब दिस फ्लू वैक्सीन वाज प्रोड्यूस्ड बाय बैसिलस सटिलिस बैक्टीरिया व्हिच मेल्ट्स इन द माउथ. मतलब ऐसा एक वैक्सीन बनाया गया था, मेल्ट इन द माउथ वैक्सीन. ये वैक्सीन मुंह में डालते ही जबान के नीचे, जब आप इस वैक्सीन को अपने टंग के नीचे रखोगे तो ये अपने आप माउथ में मेल्ट हो जाता था और आपको अपना प्रोटेक्शन मिल जाता था, वैक्सीन का डोज मिल जाता था. तो कंक्लूजन क्या है? बायोटेक्नोलॉजी हैज रेवोल्यूशनाइज्ड हेल्थ केयर. बायोटेक्नोलॉजी की मदद से मेडिसिन इंडस्ट्री पूरी तरीके से एकदम बदल गई because of development of different proteins like insulin synthesis, because of vaccine development, because of medicine production यानी therapeutics, then because of better disease management and patient comfort, अच्छे से हम कैसे patients को comfortably treat कर सकते हैं. तो यही सब reason के वजह से because of this approaches like edible vaccines and etc, they have marked significant leap in making healthcare accessible and efficient. मतलब ये सब टेक्नोलॉजी की वजह से ही बायोटेक्नोलॉजी ने एक अलग ही मुकाम हासिल किया है, एक अलग ही सक्सेस हासिल की है. देन नेक्स्ट आता है, हाँ, ह्यूमन इंसुलिन का तो हमने देख लिया, ये सब मैंने डिटेल लेक्चर में बताया है. एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर फील्ड में बायोटेक्नोलॉजी का क्या एप्लीकेशन है? बायोटेक्नोलॉजी का एग्रीकल्चर फील्ड में भी बहुत एप्लीकेशन है क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी की मदद से हम क्रॉप का प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं, हम पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं, पेस्ट रेजिस्टेंट वेराइटी एंड प्रिजर्विंग वैल्यूएबल जेनेटिक रिसोर्सेज. जो प्लांट्स इंपॉर्टेंट है हम उनको प्रिजर्व कर सकते हैं. तो जब हम बायोटेक्नोलॉजी की मदद से कोई नया क्रॉप बनाते हैं या नया ऑर्गेनिज्म बनाते हैं तो उसको हम बोलते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप. तो बेसिकली इसमें हम क्या करते हैं? हम पहले तो प्लांट के डीएनए को मैनिपुलेट करते हैं. जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स कैसे बनाए जाते हैं? जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से. तो इसमें हम ऐसा प्लांट ग्रो करते हैं जो कैरेक्टर हमको चाहिए उस प्लांट के अंदर. जैसे कि हम चाहते हैं कि हमारा प्लांट इंसेक्ट की वजह से मरे ना, पेस्ट की वजह से हमारे प्लांट को इन्फेक्शन ना हो, तो हम पेस्ट रेजिस्टेंट, स्ट्रेस टॉलरेंट प्लांट बनाते हैं. मतलब ऐसा प्लांट बनाना जो कम पानी में और ज्यादा गर्मी में भी सर्वाइव कर सके. एंड वी ऑल्सो ट्राई टू ग्रो प्लांट जो अच्छा प्रोडक्टिविटी दे. हम ऐसा प्लांट बनाते हैं जो हमको ज्यादा प्रोडक्शन दे, हायर यील्ड यानी ज्यादा क्वांटिटी में प्लांट ग्रो करना, जो ज्यादा केमिकल पेस्टिसाइड्स के बिना भी सर्वाइव कर सके और जो इम्प्रूव्ड फूड क्वालिटी हमको दे. अब टिश्यू कल्चर इन एग्रीकल्चर के बारे में अगर हम देखें तो माइक्रो प्रोपगेशन चैप्टर नंबर 11 में आपने पढ़ा है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट बायोटेक्नोलॉजी का स्टेप है.
माइक्रो प्रोपोगेशन बेसिकली क्या होता है, कम टाइम कम जगह में लार्ज स्केल प्रोडक्शन करना। हम जब लैब में प्लांट्स ग्रो करते हैं दैट इज कॉल्ड एज माइक्रो प्रोपोगेशन। यहाँ पर प्लांट की क्वालिटी भी और प्लांट का जेनेटिक लेवल भी सब कुछ मेंटेन रखा जाता है, क्योंकि आपका एनवायरमेंटल कंडीशंस एक जैसा होता है, कांस्टेंट होता है। जर्म प्लाज्म स्टोरेज एंड मेंटेनेंस मतलब क्या होता है, आप टिश्यू कल्चर टेक्निक की मदद से सीड्स या प्लांट्स जो इंपॉर्टेंट मेडिसिनल प्लांट्स है उनको स्टोर कर सकते हो, है ना। सो टिश्यू कल्चर मेथड की मदद से हम अपने जेनेटिक प्लांट के जेनेटिक मटेरियल्स को लैब्स में स्टोर कर सकते हैं। सो वी कैन मेंटेन स्पेसिफिक जेनेटिक टाइप्स एंड वी कैन प्रिजर्व द ट्रेड्स फॉर फ्यूचर यूज। 50 साल बाद अगर किसी को किसी मेडिसिनल प्लांट पे स्टडी करना हुआ तो उसके पास वो सैंपल अवेलेबल रहेगा, ठीक है। इसके अलावा रिकैल्सिट्राइंट सीड्स एंड स्टोरेज चैलेंज। रिकैल्सिट्राइंट सीड्स मतलब क्या होते हैं, जो सीड्स that lose viability when dried or frozen, making traditional storage methods ineffective. So subcellular damage occurs during the drying process, leading to the loss of viability. देखो क्या होता है, पुराने जमाने के हिसाब से अगर आप देखें तो वर्नलाइजेशन प्रोसेस में हम सीड को स्टोर करते थे, फ्रीज करते थे, लेकिन फ्रीज करने की वजह से वो सीड कई बार अनवायबल हो जाती है, मतलब वो सीड की वायबिलिटी खत्म हो जाती है। तो ऐसे सीड्स को बोलते हैं रिकैल्सिट्राइंट सीड्स, यानी जिसकी वायबिलिटी खत्म हो चुकी है, जो अब ग्रो नहीं कर सकती। सो टिश्यू कल्चर फॉर रिकैल्सिट्राइंट प्लांट्स, ऐसे में फिर हम उसका सोल्यूशन क्या निकालेंगे, टिश्यू कल्चर की मदद से हम सीड्स को प्रिजर्व भी कर रहे हैं प्लस हमारी सीड मर भी नहीं रही है, यानी आपको उसको फ्रीज करने की जरूरत नहीं है, उसको ड्राई करने की जरूरत नहीं है, बिना मरे वो सीड हम उसको स्टोर कर सकते हैं, वो भी कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में, जिसकी मदद से ये प्लांट लंबे समय तक अवेलेबल रहेगा, ताकि कोई भी फ्यूचर साइंटिस्ट अगर एक्सपेरिमेंट करना चाहे तो उसके पास ये सैंपल रहेगा। सो शॉर्ट में इसका कंक्लूजन क्या है, बायोटेक्नोलॉजी फील्ड का प्लांट्स में क्या एप्लीकेशन हुआ, बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर हेल्प्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, हमको न्यू क्रॉप्स मिलते हैं, न्यू वेराइटी वाले क्रॉप्स मिलते हैं, ओके अच्छी क्वालिटी के क्रॉप्स मिलते हैं। टिश्यू कल्चर की मदद से हम प्लांट्स को स्टोर कर सकते हैं, कम टाइम पे ज्यादा प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं, और ये सब एडवांसमेंट किसकी वजह से पॉसिबल हुआ है, बायोटेक्नोलॉजी की मदद से। बायोटेक्नोलॉजी की मदद से हम पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं, एनवायरमेंटल स्ट्रेस के साथ डील कर सकते हैं, जेनेटिक मटेरियल को स्टोर कर सकते हैं, जिसकी मदद से हमारा एग्रीकल्चर प्रैक्टिस भी डैमेज नहीं होगा और फ्यूचर साइंटिस्ट के लिए सैंपल्स भी स्टोर हो जाएंगे। नाउ कम्स नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज जीन थेरेपी। अब जीन थेरेपी मतलब क्या होता है, जीन थेरेपी एक बहुत ही बड़ा बायोटेक्नोलॉजी का ब्रांच है, जिसमें हम अपने डिफेक्टिव जीन को या डिफेक्टिव डीएनए को ऑल्टर करने की या उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। वी ट्राई एट ट्रीटिंग और प्रिवेंटिंग डिजीज बाय डिलीवरिंग फंक्शनल डीएनए इनटू पेशेंट सेल टू रिप्लेस और मॉडिफाई द डिफेक्टिव जीन। मतलब हम क्या करते हैं, पेशेंट की बॉडी में जो डिफेक्टिव जीन है उस डिफेक्टिव जीन को निकाल कर हम उस पेशेंट की बॉडी में एक हेल्दी जीन ट्रांसप्लांट करने की कोशिश करते हैं। तो जीन थेरेपी का डेफिनेशन क्या है, अ जीन इज अ स्ट्रेच ऑफ डीएनए। जीन मतलब क्या होता है, हमारे डीएनए का एक छोटा सा सेगमेंट विच कंटेन इंस्ट्रक्शंस टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट। ये जीन के पास ही हमारा प्रोटीन का इंफॉर्मेशन होता है। सो जीन थेरेपी में हम क्या कर रहे हैं, हम ऐसा डीएनए इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जो वो सेम प्रोटीन बनाएगा बट विद द हेल्प ऑफ न्यू डीएनए, ठीक है, और हमारा जो जेनेटिक डिफेक्ट है वो जेनेटिक डिफेक्ट भी निकल जाएगा। सो जीन थेरेपी के एप्लीकेशंस क्या क्या दिए गए हैं, जीन थेरेपी की मदद से बहुत सारे हमको एप्लीकेशंस देखने मिलते हैं। पहला एप्लीकेशन क्या है कि डिफेक्टिव जीन्स हम रिप्लेस कर सकते हैं, या जो जीन काम नहीं कर रहा है उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं, जैसे सिस्टिक फाइब्रोसिस का जो बीमारी होता है, लंग डैमेज जो होता है, या हीमोफीलिया जिसमें आपकी बॉडी में प्रोटीन्स नहीं बनते, क्लॉटिंग फैक्टर्स नहीं होते, तो ब्लड क्लॉट नहीं होता है, तो आप वो ठीक कर सकते हो। या फिर कैंसर थेरेपी में हम यूज कर सकते हैं जीन थेरेपी को। यहाँ पर जो आपका जीन एबनॉर्मल सेल्स बनाना स्टार्ट करता है, हम वो एबनॉर्मल सेल का प्रोडक्शन यहाँ पर स्टॉप कर सकते हैं जीन थेरेपी की मदद से। देन वी कैन सप्लाई जीन्स दैट कॉज कैंसर सेल्स टू रिवर्ट टू नॉर्मल सेल्स। हम यहाँ पर नए जीन्स को इंट्रोड्यूस करके कैंसर सेल्स को रिवर्ट कर सकते हैं, मतलब जो कैंसर सेल्स फटाफट ग्रो हो रहे हैं हम उन कैंसर सेल्स की ग्रोथ को उल्टा कर सकते हैं, रोक सकते हैं विद द हेल्प ऑफ जीन थेरेपी। देन वैक्सीनेशन भी दे सकते हैं जीन थेरेपी की मदद से, वायरल जीन्स या बैक्टीरियल जीन्स की मदद से हम ह्यूमंस या एनिमल्स की बॉडी में इम्यून सिस्टम डेवलप कर सकते हैं। एंटीवायरल थेरेपी सप्लाइंग जीन्स दैट इम्पेयर वायरल रेप्लिकेशन। अगर हमारी बॉडी में ऑलरेडी कोई वायरस फैल रहा है, जैसे HIV वायरस फैल रहा है, तो हम उसका एंटीवायरल थेरेपी देके उस वायरस की ग्रोथ को थोड़ा स्लो कर सकते हैं। टिश्यू रिपेयर, अगर हमारी बॉडी में टिश्यू डैमेज हो रहा है, मसल डैमेज हो रहा है, जैसे कि मस्कुलर डिस्ट्रोफी में होता है,
तो ऐसे केस में हम बॉडी में ऐसे हेल्दी जीन्स डाल सकते हैं जो टिश्यू रिपेयर प्रोटीन ज्यादा अमाउंट में बनाए ताकि हमारी बॉडी को डैमेज कम पहुंचे। इम्यून रिस्पॉन्स स्टिमुलेशन, यानी हम हमारी बॉडी में ऐसे इम्यून सेल्स या ऐसे जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स डाल सकते हैं जिससे अपना इम्यून सिस्टम थोड़ा सा और एक्टिवेट हो जाए और हमारी बॉडी को ज्यादा प्रोटेक्शन मिले। जीन थेरेपी दो टाइप का होता है, एक होता है जर्म लाइन जीन थेरेपी, एक होता है सोमैटिक सेल जीन थेरेपी। जर्म लाइन जीन थेरेपी क्या होता है? हेल्दी जीन्स आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू द जर्म सेल्स, मतलब यहाँ पर हम स्पर्म या ओवम यानी गैमेट में जीन रिप्लेस करते हैं और ये जो भी हमारा जेनेटिक कैरेक्टर दिखेगा, ये जेनेटिक कैरेक्टर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास होगा। दिस इज जर्म लाइन जीन थेरेपी। सोमैटिक सेल जीन थेरेपी क्या होता है? यहाँ पे जो नया जीन है वो हम गैमेट्स में ट्रांसफर नहीं करते, वो हम सोमैटिक सेल्स में ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। जैसे बोन मैरो सेल्स, लिवर सेल्स, लंग सेल्स, नर्वस सिस्टम के सेल्स, स्टमक स्मूथ मसल सेल्स एक्सेट्रा। अब जर्म लाइन जीन थेरेपी देखा जाए तो ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि समझो अगर मुझे कैंसर है और मेरा जो एग है उस एग में भी कैंसर जीन है, यानी मेरा जो बच्चा होगा उसको भी कैंसर होने के चांसेस है। तो अगर आईवीएफ की मदद से पहले तो मैं अपना एग रिमूव करूं और जीन थेरेपी की मदद से अगर मैं अपने एग में से वो कैंसर जीन निकाल दूं और फिर मैं इस एग का स्पर्म के साथ फर्टिलाइजेशन करवाऊं तो जो जाइगोट बनेगा वो 100% सेफ होगा। तो जर्म लाइन जीन थेरेपी ज्यादा अच्छी है क्योंकि आने वाली जनरेशन में भी सिर्फ हेल्दी जीन्स ही पास होंगे। लेकिन इसके चैलेंजेस क्या हैं? हाईली इफेक्टिव इन करेक्टिंग जेनेटिक डिसऑर्डर्स। इसके एक तो इफेक्टिवनेस है कि ये काफी अच्छा टेक्निक है, लेकिन इसके एथिकल और टेक्निकल इश्यूज हैं। यानी कि अगर ह्यूमंस में ये थेरेपी हमने यूज करना स्टार्ट की तो जैसे क्रिश 3 मूवी में दिखाया है कि लोग अच्छा काम करने से पहले उल्टा जल्दी सोचते हैं, कुछ अच्छा काम करने जाएंगे और उसका उल्टा कुछ बना देंगे, ऐसे ऑर्गेनिजम्स बनाएंगे जो दुनिया में तबाही मचा दे, जैसे कोरोना वायरस एक टाइप का बायो वेपन। तो इसीलिए जीन थेरेपी अभी तक यूज नहीं होती है, हम सिर्फ सोमैटिक सेल थेरेपी ही यूज करते हैं, ठीक है। इसका आउटकम क्या है? मॉडिफिकेशंस ओनली अफेक्ट द इंडिविजुअल अंडरगोइंग ट्रीटमेंट। मतलब सोमैटिक सेल थेरेपी की अगर हम बात करें, समझो मैंने यहाँ पे टैटू बनाया तो अब मेरे बच्चे में भी ये टैटू थोड़ी ना तो पास होगा, क्योंकि मैंने वो टैटू अपने स्किन पे बनाया है, अपने सोमैटिक सेल पे बनाया है। तो जो ट्रीटमेंट मुझे मिल रहा है, मेरे सोमैटिक सेल को मिल रहा है, उस ट्रीटमेंट का मेरे बच्चे को कुछ फायदा नहीं होगा। It will only affect the individual who is taking the treatment. It is not transmitted to future generation. Somatic cell therapy में एप्लीकेशंस क्या है इसका? इस थेरेपी को हम कैंसर ट्रीटमेंट के लिए, ब्लड डिसऑर्डर्स के लिए, मेटाबॉलिक, जेनेटिक, ऑटो इम्यून डिजीज के लिए यूज करते हैं। सो कंक्लूजन क्या है जीन थेरेपी का? जीन थेरेपी बहुत ही ज्यादा यूजफुल है, जिसकी मदद से हम ऐसी ऐसी जेनेटिक बीमारियों को ठीक कर सकते हैं जिसका पहले कोई इलाज नहीं था, ओके, डिफेक्टिव जीन्स को रिप्लेस करके। सोमैटिक सेल जीन थेरेपी फिलहाल ज्यादा यूज किया जा रहा है क्योंकि थोड़ा सा सेफ है और प्रैक्टिकल है। जर्म लाइन जीन थेरेपी को अभी तक ज्यादा यूज नहीं किया गया है क्योंकि लोग इसका गलत इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे रिसर्च आगे बढ़ेगी जर्म लाइन जीन थेरेपी हो सकता है हम यूज करना चालू कर दें और आने वाले टाइम में और भी अच्छे अच्छे नए नए इन्वेंशंस कर पाए, ठीक है। चलो नेक्स्ट आता है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। अब जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स के बारे में हमको क्या पता है? ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनका डीएनए हमने मॉडिफाई किया और उसके बाद ये नया ऑर्गेनिज्म बना। सो दीज ऑर्गेनिजम्स हुज जेनेटिक मटेरियल हैज बीन मॉडिफाइड थ्रू जेनेटिक इंजीनियरिंग, इनके अंदर हमको जो डिजायरेबल ट्रेट्स चाहिए वो डिजायरेबल ट्रेट्स देखने मिलते हैं। जैसे ये जो ऑर्गेनिजम्स होंगे दे विल बी हर्बिसाइड रेजिस्टेंट, हर्बिसाइड टॉलरेटिंग, they will be insect resistant and they will show us improved nutritional quality, okay। for example transgenic plants, अगर हम ऐसे प्लांट्स बनाए जिनमें इंसेक्ट या पेस्ट का कुछ असर ही ना हो तो कितना अच्छा हो जाएगा, केमिकल पेस्टिसाइड्स छिड़कना ही नहीं पड़ेगा, फार्मर्स के कितने पैसे और टाइम बच जाएगा, ओके। तो इसका एग्जाम्पल भी इंपॉर्टेंट है। कौन सा ऐसा प्लांट है जो इंसेक्ट और पेस्ट रेजिस्टेंट है? जीन्स, देखो हमने क्या किया, प्लांट को इंसेक्ट से बचाने के लिए हमने एक बैक्टीरिया लिया, उस बैक्टीरिया का नाम है बैसिलस thuringiensis। इस बैक्टीरिया के पास एक स्पेशल प्रोटीन होता है, क्रिस्टलाइन प्रोटीन, जिसको हम बोलते हैं क्राई प्रोटीन। ये प्रोटीन जब लीफ के ऊपर हम छिड़कते हैं, मतलब जब हम बैसिलस thuringiensis को छिड़कते हैं, बैसिलस thuringiensis के जो स्पोर है, इस स्पोर के अंदर क्राई प्रोटीन है। तो ये क्राई प्रोटीन को जब कोई इंसेक्ट खाने आता है तो ये प्रोटीन इस इंसेक्ट के स्टमक में जाके पीएच के वजह से एक्टिव हो जाता है, अल्कलाइन पीएच की वजह से, और बैक्टीरिया के स्टमक के सेल्स को मार देता है, ठीक है। जिसके मतलब ये इंसेक्ट के स्टमक सेल्स को मार देता है जिसकी वजह से इंसेक्ट मर जाता है, तो हमारा प्लांट बच जाता है।
तो ऐसा बैक्टीरिया हमने कौन से प्लांट के लिए यूज किया, कॉटन प्लांट के लिए, राइस प्लांट के लिए। सो बीटी कॉटन इज वन ऑफ द एग्जांपल, क्योंकि हम यहाँ पर बैसिलस thuringiensis के पास जो स्पेशल प्रोटीन है क्राई प्रोटीन, इसको बोलते हैं बीटी टॉक्सिन। ये टॉक्सिन क्या करता है, इंसेक्ट के स्टमक सेल्स को मार देता है, जिसकी वजह से इंसेक्ट की डेथ हो जाती है। इंप्रूव्ड न्यूट्रिशनल क्वालिटीज को हम बोलते हैं बायोफोर्टिफिकेशन, यानी कम खाने में ज्यादा न्यूट्रिएंट क्वालिटी इंप्रूव करना। जैसे गोल्डन राइस, ऐसा राइस हमने ग्रो किया जिसमें विटामिन ए ज्यादा हो। ऐसा हमने क्रॉप ग्रो किया जिसमें आयरन ज्यादा हो, ठीक है। we used iron enriched crops using ferritin genes from soybean and phaseolus, मतलब हमने बीन्स में से जीन निकाल के राइस में डाल दिया ताकि राइस में आयरन क्वांटिटी ज्यादा हो जाए। ओके, देन पोस्ट हार्वेस्ट इंप्रूवमेंट्स, हमने एक ऐसा नया टमाटर का स्पीशीज बनाया, क्योंकि टमाटर को सड़ाने वाला जो जीन है पॉलीगैलेक्टोयूरोनेस, वो जीन टमाटर को 2-3 दिन में ही सड़ा देता था। तो हमने उसका उल्टा आरएनए बनाया जिसकी मदद से वो एंजाइम प्रोडक्शन रुक जाए, और नया टमाटर जो फॉर्म हुआ उस नए टमाटर का नाम था फ्लेवर सेवर टोमेटो। ये टोमेटो 3-3 हफ्ते तक चलता है, जल्दी सड़ता नहीं है, जिसकी वजह से फार्मर्स का ट्रांसपोर्टेशन का भी काम हो जाता है, पैसे भी उनको अच्छे खासे मिल जाते हैं क्योंकि टमाटर सड़ा नहीं है, और मार्केट में आने के बाद भी जो सेलर्स होते हैं, भाजी वाले लोग जो होते हैं, उनका भी नुकसान नहीं होता है क्योंकि टमाटर की शेल्फ लाइफ बढ़ गई। तो हमने टमाटर की शेल्फ लाइफ बढ़ा दी, दैट इज फ्लेवर सेवर टोमेटो। हम प्लांट्स को एज फैक्ट्री भी यूज करते हैं, क्योंकि प्लांट की मदद से हम वैक्सीन बना सकते हैं, अलग अलग मेडिसिन प्रोड्यूस कर सकते हैं, प्लांट्स की मदद से हमको गम मिलता है, वी गेट रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, फ्यूल वगैरह और फर्नीचर वगैरह में भी यूज होता है। प्लांट्स की मदद से एडिबल वैक्सीन, टोबैको प्लांट्स की मदद से हम अलग अलग हार्मोन्स भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। यस, सो प्लांट्स आर यूज्ड एज फैक्ट्रीज। अब अगर हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स की बात करें कि एनिमल्स में से क्या फायदा हो सकता है, तो एनिमल्स को हम यूज करते हैं रिसर्च में, जैसे चूहे वगैरह को यूज किया जाता है। आपका जो छोटा सा वो कौन सा होता है, गिनी पिग्स होते हैं, हैमस्टर जो होते हैं, इनको हम कैंसर रिसर्च में यूज करते हैं। माइस को हम कैंसर रिसर्च में यूज करते हैं। तो देखो, जब माइस के ऊपर ब्रेस्ट कैंसर का स्टडी किया जा रहा था, तो इनके पास जो कैंसर जीन है उसमें MYC जीन एंड RAS जीन डाला गया, जिसकी मदद से पता चला कि कैंसर कैसे जनरेट होता है, और अगर एक बार पता चल गया कैंसर कैसे जनरेट होता है तो उसको स्टॉप भी किया जा सकता है। देन फार्म एनिमल्स को भी हम मॉडिफाई कर सकते हैं, हम ऐसी गाय बना सकते हैं, काव बना सकते हैं जो ज्यादा मिल्क प्रोड्यूस करे, ऐसी शीप जो ज्यादा वुल प्रोड्यूस करे, ऐसा पिग जो ज्यादा मीट प्रोड्यूस करे। यस, प्लांट्स इन एनिमल्स को हम बायो रिएक्टर्स के जैसा भी यूज कर सकते हैं, इन एनिमल्स के अंदर हम एंटीबॉडीज भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। ट्रेसी काव का एक एग्जांपल दिया गया है, ये पहली ऐसी ट्रांसजेनिक काव थी जिसमें हमको थेराप्यूटिक प्रोटीन्स मिलते हैं जो हम ह्यूमंस के मेडिसिन में यूज करते हैं। ट्रांसजेनिक पिग का एग्जांपल मैंने आपको आगे ही दिया, जिनको हम जीनो ट्रांसप्लांटेशन, यानी एनिमल के ऑर्गन को ह्यूमन बॉडी में यूज करना, या फिर ह्यूमन के किसी ऑर्गन को एनिमल बॉडी में टेम्पररी टाइम के लिए स्टोर करना, दैट इज कॉल्ड एज जीनो ट्रांसप्लांटेशन। So pigs are used for organ transplantation due to similar organ size as compared to humans. That is also one application of biotechnology. पहले थोड़ी होता था, अब हो रहा है ना, because of biotechnology. हम फिशेस को भी मॉडिफाई कर सकते हैं, फिशेस की अच्छी ग्रोथ, उनका प्रोटीन कंटेंट और उनका कोल्ड टॉलरेंस बढ़ाने के लिए हम उनको मॉडिफाई करते हैं। चिकन्स को हम मॉडिफाई करते हैं ताकि वो जल्दी बीमार ना हो, उनका मीट अच्छा बने और एग की क्वांटिटी ज्यादा मिले। यस, सो ये सब पॉसिबल हुआ है ओनली बिकॉज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, ये देखो प्लांट्स का एग्जांपल यहाँ पे दिया है, कौन से प्लांट में क्या क्वालिटी इंप्रूव की गई, कौन से एनिमल्स में क्या क्वालिटी इंप्रूव की गई, तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेके ये रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये सब हो गया अपना। हाँ, ये टॉपिक नहीं करना है, बायो एथिक्स या बायो पेटेंट आया नहीं, बायो एथिक्स नहीं आया है, बायो पायरेसी और बायो पेटेंट करना है, बायो एथिक्स नहीं करना है क्योंकि ये लास्ट 3 साल से नहीं पूछा जा रहा है, ये भी टॉपिक नहीं पूछा गया है। ओके, ये टॉपिक पूछा गया था, दिस वाज आस्क्ड इन 2022। तो देखो पहले थोड़ा सा इधर पे क्वेश्चंस देख लेते हैं। व्हाट आर द इफेक्ट्स, ये हम अभी पढ़ने वाले हैं, ये भी हम पढ़ने वाले हैं। गिव द नेम ऑफ फर्स्ट ट्रांसजेनिक प्लांट, पहला ट्रांसजेनिक प्लांट कौन सा था, ये अभी हमने पढ़ा नहीं है, ये अभी हम पढ़ने वाले हैं। हाँ, टोबैको वाज द फर्स्ट ट्रांसजेनिक प्लांट, सबसे पहला ट्रांसजेनिक प्लांट कौन सा था, टोबैको। ओके, ये हो गया, ये हो गया। ये देखो रिकॉग्निशन सीक्वेंस कितने न्यूक्लियोटाइड्स का होता है, 4 to 8 न्यूक्लियोटाइड्स। यूजेस ऑफ जीन थेरेपी, ये भी हमने पढ़ लिया। ठीक है, तो अभी अपना सिर्फ 2 टॉपिक बचा है। हाँ,
ये देखो इफेक्ट्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ऑन ह्यूमन हेल्थ। तो ह्यूमन हेल्थ पे बायोटेक्नोलॉजी के क्या क्या इफेक्ट्स हमको देखने मिलते हैं। पहला इफेक्ट है एलर्जी। एलर्जी के बारे में क्या बताया है, द इंट्रोडक्शन ऑफ फॉरेन जीन इनटू क्रॉप्स मे कॉज अनएक्सपेक्टेड एलर्जिक रिएक्शंस इन ह्यूमंस। मतलब समझो एक एग्जांपल दिया है कि ब्राजील की मूंगफली से मैंने एक जीन लिया और उसको मैंने इंडियन सोयाबीन में डाला, ठीक है, ताकि उसमें मैं मिथियोनिन अमीनो एसिड का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा सकूं। तो अभी ब्राजील की मूंगफली का जीन मैंने सोयाबीन में डाला है, अब मुझे एलर्जी मूंगफली से, सोयाबीन से नहीं है। तो अगर मैं ये वाला सोयाबीन खाऊंगी तो मुझे एलर्जी नहीं होनी चाहिए क्योंकि मैं मूंगफली थोड़ी खा रही हूँ, लेकिन फिर भी अगर मुझे एलर्जी हुई मतलब ये एलर्जी एक प्लांट से दूसरे प्लांट में ट्रांसफर हो सकती है। तो ये एक रिस्क है ह्यूमन हेल्थ के ऊपर, ठीक है। दूसरा लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स देखा जाए तो अभी तक ज्यादा ऐसे लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स के ऊपर कुछ रिसर्च नहीं किया गया है। न्यू प्रोटीन्स के बारे में अगर हम देखें तो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स की मदद से हमको डेफिनेटली न्यू प्रोटीन्स मिलते हैं और उसका ह्यूमंस की बॉडी में अच्छा यूज भी हो सकता है, पर उसके बारे में भी ज्यादा रिसर्च नहीं हुई है। एक एग्जांपल दिया है वे प्रोटीन्स। वे प्रोटीन्स मतलब क्या होता है, जो आपको दही के पानी से जो प्रोटीन मिलता है दैट इज वे प्रोटीन्स, जो अननोन इम्प्लीकेशंस हो सकता है जिसका हेल्थ पे, पर उस पे भी रिसर्च चालू है, ज्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है। फूड एडिटिव्स मतलब ऐसे कंपोनेंट्स जो हम फूड के टेस्ट या कलर को डेवलप करने के लिए यूज करते हैं, फूड के न्यूट्रिएंट्स को हम इंप्रूव करने के लिए, जैसे बायो फोर्टिफिकेशन में हमने विटामिन ए बढ़ाने के लिए गोल्डन राइस बना दिया, आयरन बढ़ाने के लिए हमने राइस में आयरन ज्यादा डाल दिया, फिर एंटीबायोटिक्स और वैक्सीन बनाना प्लांट्स में से, दिस कैन बी वन एग्जाम्पल। लेकिन इसके ऊपर ज्यादा रिसर्च नहीं हुआ है। डेवलपमेंट ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट और वैक्सीन रेजिस्टेंट पैथोजेंस विच कुड अंडरमाइन एग्जिस्टेंट हेल्थ केयर। मतलब इसका मेन ये क्या है, डर क्या है पता है, कि जिस तरीके से हम प्लांट्स को मॉडिफाई कर रहे हैं, अगर बैक्टीरिया वायरस ने भी खुद को मॉडिफाई कर लिया तो भी तो दिक्कत वाली बात हो जाएगी। अगर वैक्सीन और हमारे मतलब हमारे पैथोजेंस वगैरह ही अगर रेजिस्टेंट हो गए तो फिर हमारा प्लांट बीमार हो सकता है। सो दिस इज वन ऑफ द कंसर्न। सो बायोएथिकल कंसिडरेशंस यानी क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी पड़ती है जब आप न्यू प्लांट्स बनाते हो। रैपिड एडवांसमेंट इन बायोटेक्नोलॉजी ब्रिंग अबाउट बायोएथिकल चैलेंजेस स्पेशली इन मल्टीकल्चरल सोसाइटीज। मतलब क्या बोला गया है कि कुछ चीजों को नेचुरली रहना चाहिए, अगर हम उसको मैनिपुलेट करने जाएंगे तो उसका उल्टा असर भी पड़ सकता है। स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस एंड मॉनिटरिंग आर रिक्वायर्ड। और अगर आप कोई रिसर्च कर भी रहे हो तो स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए जब भी आप नेचर के साथ कुछ मैनिपुलेशन करते हो। इंडिया में स्पेशली एक कमिटी बनाई गई है, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी। इट इज इंपॉर्टेंट, इसका फुल फॉर्म आपको पूछा जाता है बोर्ड्स में। इस कमिटी का मेन प्लान क्या है, अप्रूविंग जीएमओ रिलेटेड रिसर्च एंड प्रोडक्ट्स। कौन से नेचुरल प्रोडक्ट पे क्या रिसर्च करना है उसके लिए आपको इस कमिटी की परमिशन लेनी पड़ती है। ये कमिटी पब्लिक और गवर्नमेंट सबका ध्यान रख के फिर ही आपको परमिशन देती है। सो इस पर्टिकुलर रूल के अकॉर्डिंग आपको कोई भी रिसर्च करनी है, कुछ भी करना है तो सब कुछ ध्यान में रखने के बाद ही आपको परमिशन मिलता है, ताकि ह्यूमंस को कोई खतरा ना हो, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ह्यूमन हेल्थ और एनवायरमेंटल सेफ्टी। एनवायरमेंट को डैमेज नहीं होना चाहिए, ह्यूमंस को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, तो ही आपको परमिशन मिलेगी। ओके, एंड लास्ट टॉपिक ऑफ द डे दैट इज बायो पेटेंट एंड बायो पायरेसी। आपको इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है, ये देखो ये हमने देख लिया। एक्सप्लेन एनी 3 एग्जांपल्स ऑफ बायो पायरेसी, ये हम अभी देखने जा रहे हैं। और आपको बायो पेटेंट्स पूछा गया है क्या, नहीं। सो बायो पेटेंट और बायो पायरेसी क्या होता है, लेट अस सी व्हाट इज बायो पेटेंट। पेटेंट यानी एक तरीके का डॉक्यूमेंट होता है। अगर आप कोई नया चीज डिस्कवर करते हो तो आपके नाम पे उसका लाइसेंस बनाया जाता है। सो अ पेटेंट इज अ लीगल राइट ग्रांटेड टू एन इन्वेंटर। जो भी इंसान उस चीज को इन्वेंट कर रहा है, डिस्कवर कर रहा है, तो गवर्नमेंट की मदद से, गवर्नमेंट के थ्रू आपको एक लीगल डॉक्यूमेंट मिलता है जो सिर्फ और सिर्फ आपके नाम का होता है। और आपने अगर उसको डिस्कवर किया है तो सिर्फ आप ही उसको यूज कर सकते हो, अगर कोई और उसको यूज करेगा तो आप उस पर केस कर सकते हो। बायो पेटेंट स्पेसिफिकली अप्लाइज टू बायोलॉजिकल इनोवेशंस। बायो पेटेंट में हम सिर्फ बायोलॉजिकल फील्ड पे ही चिपके रहते हैं। जैसे आपने कोई नया ऑर्गेनिज्म डिस्कवर किया, या कोई नया जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बनाया, या कोई नया डीएनए सीक्वेंस कोड किया, या फिर कोई नया बायोटेक्नोलॉजी प्रोसेस या बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट बनाया, तो ही आपको बायो पेटेंट मिल सकता है। बायो पेटेंट से लोग पैसे भी छापते हैं। पेटेंट बनाने के लिए क्या क्या चीजें होती है, कितने टाइप का पेटेंट्स होता है। एक होता है ग्रांट, एक होता है स्पेसिफिकेशन, एक होता है क्लेम। ग्रांट मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट के साथ जो हमारा साइंटिस्ट है वो एग्रीमेंट करता है कि मैं जब तक इस प्रोजेक्ट पे काम करूंगा ये टॉपिक सिर्फ मेरा रहेगा और इसका जो भी प्रॉफिट होगा वो मेरा होगा। स्पेसिफिकेशन में आप अपने टॉपिक का पूरा डिटेल्स बताते हो कि आप जो टॉपिक पे काम करने वाले हो उसमें क्या क्या चीजें यूज होने वाली है, नेचर को नुकसान नहीं होना चाहिए।
एंड क्लेम में क्या होता है, डिफाइंस द स्कोप ऑफ प्रोटेक्शन, यानी आप जिस टॉपिक का पेटेंट बना रहे हो कोई आपका टॉपिक चुराए ना, दैट इज क्लेम। बायो पेटेंट्स के की फीचर्स क्या होते हैं, कोई भी अपना पेटेंट क्यों छपवाएगा, पहली चीज ये इन्वेंटर का कंट्रीब्यूशन रिकॉग्नाइज करता है कि हाँ इंसान की भलाई के लिए आपने कुछ नया बनाया है, आपने कुछ नया डिस्कवरी किया है, तो उसका रिकॉग्निशन मिलता है, पहचान मिलती है। साइंटिफिक इनोवेशंस जब होते हैं तो सोसाइटी में भी थोड़ा मोटिवेशन आता है कि हाँ रिस्पेक्ट दी जा रही है, अगर हम कुछ नया बना रहे हैं तो हमको उस चीज की रिस्पेक्ट मिल रही है। इंडिया में पेटेंट्स जो है ये सिर्फ प्रोसेस के लिए दिया जाता है, प्रोडक्ट के लिए नहीं दिया जाता है। और पेटेंट्स 5 साल के लिए वैलिड होता है या 7 साल के लिए वैलिड होता है। जिस दिन से पेटेंट मतलब अप्रूव हो गया उस दिन से काउंट करोगे तो 5 साल, या फिर जिस दिन आपने अप्लाई किया था पेटेंट के लिए उस दिन से काउंट करोगे तो 7 इयर्स। लेकिन एवरी 7 इयर्स, एवरी 5 इयर्स में आपको रीवैलिडेशन करवाना पड़ता है। जैसे कास्ट सर्टिफिकेट को कैसे रीवैलिडेट कराना पड़ता है, वैसे ही पेटेंट को भी रीवैलिडेट कराना पड़ता है। बायो पेटेंट का अगर हम एग्जाम्पल देखें तो सबसे पहला बायो पेटेंट कौन से बैक्टीरिया के लिए मिला था, सूडोमोनास बैक्टीरिया के लिए, जो ऑयल स्पिल्स को खाता है, मतलब ऑयल को क्लीन करता है। ओके, ये कंट्रोवर्शियल पेटेंट है। कंट्रोल ऑफ प्लांट जीन एक्सप्रेशन वाज ग्रांटेड टू डेल्टा एंड पाइनलैंड कंपनी एंड द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। इट इंट्रोड्यूस्ड अ जीन दैट प्रिवेंटेड सीड जर्मिनेशन, रेजिंग एथिकल कंसर्न्स। मतलब थोड़ा सा ऐसे ईगो इशू चल रहा था, आर्ग्यूमेंट चल रहा था कि इसको बायो पेटेंट पहले मिलना चाहिए या इसको मिलना चाहिए, लेकिन बाद में डिक्लेयर हुआ कि सूडोमोनास इज द फर्स्ट बायो पेटेंटेड ऑर्गेनिज्म। अब बायो पेटेंट्स को लेकर भी कुछ कंसर्न्स होते हैं, ठीक है, कुछ थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है। बायो पेटेंट्स की मदद से क्या होता है, अगर समझो कोई एक ही कंट्री के मिनिस्टर्स हैं या साइंटिस्ट हैं, वो लोग अगर पेटेंट्स बना रहे हैं तो एक मोनोपोली तैयार हो जाएगी। मतलब फिर जितने भी पेटेंट्स आएंगे एक ही कंट्री से आएंगे, तो हमको मोनोपोली नहीं क्रिएट होने देना है। नहीं तो क्या होगा, राजा का बेटा ही राजा बनेगा, चाहे उसमें काबिलियत हो या ना हो। तो मोनोपोली नहीं होनी चाहिए, एक ही कंट्री के सारे साइंटिस्ट को पेटेंट्स नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि ऐसी मोनोपोली से फिर वो पेटेंट अच्छा है कि नहीं, उससे ह्यूमंस को सेफ्टी है कि नहीं है, कोई देखेगा नहीं। बस पैसा मिल रहा है ना पेटेंट्स छापने से, वो सब लोग देखेंगे, तो इसीलिए ह्यूमन सेफ्टी खतरे में पड़ सकती है। सो ये सारे एथिकल कंसर्न्स है। बायो पायरेसी का डेफिनेशन क्या होता है, पायरेसी करना मतलब चुरा लेना। सब लोग पायरेटेड मूवीज देखते हैं, मुझे पता है, ठीक है। सो पायरेसी मतलब क्या होता है, चोरी। वो पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन सी आपने देखा है ना, एक आंख के ऊपर ऐसे काला सा वो कुछ चिपका लेता है, उसको चोर बोलते हैं, चोर डकैत को पायरेट्स बोलते हैं। बायो पायरेसी क्या होता है, किसी का कुत्ता चुरा के भाग गए, उसको बायो पायरेट नहीं बोलेंगे। यहाँ पे बायो पायरेसी का मतलब क्या होता है, अनऑथराइज्ड यूज ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्स। समझो मैंने कोई मेडिसिन डिस्कवर की है, मैंने कोई नेचुरल क्रीम बनाई है और मेरा फॉर्मूला किसी ने चुरा लिया और अपने नाम से वो बेच रहा है, दैट इज बायो पायरेसी। मतलब बिना मेरी परमिशन के या किसी की ट्रेडिशनल नॉलेज को चुरा लेना, उनको क्रेडिट दिए बिना, ओरिजिनल सोर्स को क्रेडिट दिए बिना अगर आप उनका क्रेडिट चुरा रहे तो वो होता है बायो पायरेसी। बायो पायरेसी नेचुरल प्रोडक्ट्स को लेकर हो सकता है, किसी की नॉलेज को लेकर हो सकता है, कॉर्पोरेट फायदे के लिए हो सकता है, पर्सनल यूज के लिए हो सकता है। ट्रेडिशनल नॉलेज एंड बायो पायरेसी, देखो इंडिया में ना कई सालों से, हजारों लाखों करोड़ों सालों से लोगों को एग्रीकल्चर, मेडिसिन, इकोलॉजी से रिलेटेड बहुत सारी इंफॉर्मेशन है और ये इंफॉर्मेशन एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में पास ऑन की जाती है। तो जो डेवलप्ड नेशंस हैं ये क्या करते हैं, चालबाज होते हैं। ये डेवलप्ड नेशंस इस नॉलेज का यूज करते हैं, अपना पैसा बचाते हैं, अपना रिसोर्सेज बचाते हैं और दूसरे कंट्री के नॉलेज को चुरा कर अपने नाम पे बेचते हैं। तो कंपोनेंट्स ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज, ट्रेडिशनल नॉलेज में क्या हो सकता है, नॉलेज अबाउट फूड, नॉलेज अबाउट एग्रीकल्चर, नॉलेज अबाउट फार्मिंग प्रैक्टिस, नॉलेज अबाउट क्रॉप्स, सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। जैसे अभी एक मूवी आई थी कंतारा, कंतारा मूवी में क्या बताया गया था कि एक स्पेसिफिक कम्युनिटी के लोग होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपनी पूरी लाइफ उस जंगल को प्रोटेक्ट करते हैं या वहां के नेचुरल वाइल्ड एनिमल्स को प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप किसी के रीति रिवाज, किसी की नॉलेज को आप एक्सप्लॉइट कर रहे हो अपने फायदे के लिए, दैट इज ऑल बायो पायरेसी। किसी के मेडिकल, मतलब अभी जो गाँव में जो वैद्य वगैरह होते हैं, ठीक है, मैंने नेशनल जियोग्राफिक चैनल में बहुत पहले एक देखा था कि अस्थमा को ना ठीक करने का एक नेचुरल मेडिसिन है, वो मेडिसिन को 3 बार लेना पड़ता है और उस मेडिसिन को, वो कोई तो एक मेडिसिन है, कोई पाउडर है, उस पाउडर को एक मछली में डाल के, और वो जो साधु या बाबा जो भी है या डॉक्टर है, मुझे याद नहीं ठीक से, बहुत छोटी थी मैं, वो मछली, वो पाउडर को एक छोटी मछली में डालते हैं और वो मछली खाने बोलते हैं। ऐसा 3 बार उनके पास जाना पड़ता है। बड़ी बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनीज ने उनको अप्रोच किया कि ये पाउडर का फॉर्मूला क्या है, हमको बताओ, हमको बताओ, पर वो फॉर्मूला वो नहीं बेच रहे।
क्योंकि ये जो भी वैद्य जी हैं ये फ्री में लोगों का ट्रीटमेंट करते हैं। अगर फार्मास्यूटिकल कंपनीज को पता चल गया तो वो लोग उसका पेटेंट निकालेंगे, फिर बाबा भी यूज नहीं कर पाएंगे क्योंकि लाइसेंस तो किसी और को मिल गया, नहीं तो इन पे केस हो जाएगा। और वो जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है करोड़ों छापेगी वो मेडिसिन बनाकर, इसीलिए वो अपना नॉलेज शेयर ही नहीं कर रहे, नहीं तो उनका नॉलेज चोरी हो जाएगा। सो मेडिकल एप्लीकेशंस डिराइव्ड फ्रॉम बायोलॉजिकल रिसोर्सेज, ये भी चोरी हो सकता है। अब एग्जांपल्स ऑफ बायोपायरेसी जो आपको क्वेश्चन पूछा गया है, पहला एग्जांपल है नीम, दूसरा बासमती राइस, तीसरा हल्दी। ये तीनों का पेटेंट हमारी कंट्री से चुराया गया था और अपनी लापरवाही की वजह से, बिकॉज वी आर वेरी केयरलेस, हम बहुत केयरलेस हैं। वो बोलते हैं ना, जब तक हमारे पास कोई चीज होती है हमको उसकी कदर नहीं होती है, वो चीज जब हमसे छीन ली जाती है तब हमको उसकी कदर समझ में आती है। तो नीम का पेटेंट हमसे चुराया गया था। इंडिया हैज यूज्ड नीम्स प्रॉपर्टीज फॉर सेंचुरीज, करोड़ों सालों से यार हम नीम को यूज कर रहे हैं, नहाने में, खाने में, हर जगह पे हम नीम यूज करते हैं। 1990 में यूएसए की एक कंपनी थी USD&WR ग्रेस, इन्होंने ना पेटेंट दे दिया यूएसए की एक कंपनी को। दे पेटेंटेड अ प्रोसेस इन्वॉल्विंग नीम ऑयल्स एंड एग्जाम्पल ऑफ एक्सप्लॉइटिंग इंडिजीनियस नॉलेज। तो इन्होंने पेटेंट नीम की प्रॉपर्टीज को लेकर बनाया अपने नाम पे। जो चीज इंडियंस को करोड़ों साल से पता है वो चीज यूएसए वाले बोल के गए कि हमने ये डिस्कवर किया है, नीम से नहाने से फंगस ठीक होता है, ये हमने बताया। अरे इंडियंस को ये चीज पहले से पता है, आप लोग यहाँ पे आकर हमारी इंफॉर्मेशन भी चोरी लेके जा रहे हो, चोरी करके जा रहे हो। पहले हमारा धन चुराया, फिर हमारे लोगों को चुराया, और फिर हमारे एग्रीकल्चरल क्रॉप्स और स्पाइसेस को चुराया, और फिर हमसे हमारी नॉलेज भी चुरा के लेके जाने लगे। सो दिस इज वन एग्जांपल ऑफ बायोपायरेसी, जो हमसे नीम का पेटेंट चुराया गया था। दूसरा एग्जांपल ऑफ बायोपायरेसी है बासमती राइस। बासमती राइस तो इंडिया में कब से ग्रो हो रही है। अब टेक्सास वाले आए, यूएस वाले, राइस टेक इनकॉर्पोरेशन नाम की कंपनी थी, इन्होंने बासमती राइस को अपनी कंट्री में उगाया और उस राइस का नाम दे दिया टेक्समती राइस। अब बासमती राइस की खासियत क्या है, उसके दाने बहुत बड़े बड़े होते हैं और उसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है, तो बहुत महंगा मिलता है। तो इस कंपनी ने वो राइस अपनी कंट्री में उगाया और उसका नाम दे दिया टेक्समती, और उसके अगेंस्ट पेटेंट छापा। फिर इंडियंस की आत्मा जागी, फिर इंडियंस ने फाइट किया और फिर से ये पेटेंट वापस लिया। नीम के केस में भी सेम हुआ, बाद में हमने पेटेंट वापस लिया। और फिर हल्दी, अभी हल्दी के बारे में तो अपने इधर के एक छोटे छोटे बच्चे को पता होता है कि अगर चोट लगी तो उस पर हल्दी लगाओ, हल्दी दूध पियो, इंटरनल टिश्यू डैमेज रिपेयर होता है। जो नॉलेज हमको कई सालों से पता है वो नॉलेज भी हमसे चुराकर इंडियन साइंटिस्ट ही, मतलब पैदा इंडिया में हुए थे लेकिन रिसर्च करने के लिए ये लोग अमेरिका मिसिसिपी में गए थे। तो 1995 में अमेरिका के जो 2 रिसर्चर्स थे उन्होंने हल्दी की जो वुंड हीलिंग प्रॉपर्टीज है, यानी कि जख्म ठीक करने की जो प्रॉपर्टी है, उस टॉपिक पे उन्होंने अपने नाम पे पेटेंट छपवाया। लेकिन ये पेटेंट बाद में कैंसिल हो गया था क्योंकि इंडियंस की आत्मा जागी। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, जो अपना CSIR का जो डिपार्टमेंट है, साइंटिफिक डिपार्टमेंट, इन्होंने केस किया, इन्होंने प्रूव किया कि हल्दी की नॉलेज हमारी है, हमसे ये नॉलेज चुराई गई है। तो देखो यहाँ पे क्या बोलने की कोशिश की जा रही है, सिग्निफिकेंस क्या है बायोपायरेसी के बारे में, कि बायोपायरेसी में ना बेसिकली हमारे हमसे कम्युनिटीज से, जो ओरिजिनल कम्युनिटीज है, इनसे बेनिफिट्स चुराए जाते हैं, इनकी नॉलेज चुराई जाती है। हमारी स्पीशीज को कंजर्व करना, हैबिटेट, बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना, ये सब बहुत जरूरी है। हम फॉरेनर्स को जितना ज्यादा अपने कंट्री में वेलकम करते हैं, सब अपने को लूट के चले जाते हैं। सो एक्नॉलेजिंग एंड प्रोटेक्टिंग ट्रेडिशनल नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन राइट्स। आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए कि आप अपनी इंफॉर्मेशन किसके साथ शेयर कर रहे हो। तो इसके लिए क्या किया जाना चाहिए, साइंटिस्ट को थोड़ा ज्यादा पगार दो ताकि वो अपनी कंट्री में खुश रहें। अपनी कंट्री के साइंटिस्ट को पगार ही ज्यादा नहीं है, क्रिकेटर्स को इतना पैसा मिलता है, जो फेमस सेलिब्रिटीज होते हैं, एक्टर्स होते हैं, उनको इतना पैसा मिलता है, और जो लोग लोगों की जान बचाते हैं, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, क्रिकेटर्स, फार्मासिस्ट, माइक्रोबायोलॉजिस्ट, साइंटिफिक फील्ड वालों को पैसा ही नहीं मिलता है, तो वो ऑटोमेटिकली फिर दूसरी कंट्री में जाते हैं, वहां पे पढ़ाई करते हैं, वहां पे रिसर्च करते हैं और उनके नाम का पेटेंट निकालते हैं, क्योंकि अपनी कंट्री में उनकी वैल्यू नहीं है। तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, दे शुड लॉन्च जेनेटिक लिटरेसी मूवमेंट इन इंडियन स्कूल्स। बच्चों को स्कूल से ही पढ़ाओ कि जेनेटिक लिटरेसी मूवमेंट क्या होता है, जेनेटिक्स क्या होते हैं, पायरेसी क्या होता है, अपना इंफॉर्मेशन क्यों हमको प्रोटेक्ट करना है। लोगों को अपॉर्चुनिटी दो, बायोटेक्नोलॉजी फील्ड को डेवलप करने के लिए नए नए साइंटिस्ट को अपॉर्चुनिटी दो, ताकि वो साइंटिफिक फील्ड्स को अप्लाई कर सके और उसको प्रोटेक्ट कर सके। आप अगर अपॉर्चुनिटी नहीं दोगे तो लोग बाहर के कंट्री में जाकर उधर रिसर्च करेंगे और उधर का कंट्री का नाम कमाएंगे। इसीलिए अपनी कंट्री बाकी सब फील्ड में तो आगे, बट साइंटिफिक फील्ड में ज्यादा आगे नहीं है, क्योंकि यहाँ पे साइंटिस्ट को ज्यादा डेवलपमेंट के लिए अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाती। ठीक है, चलो सो वी आर डन। यस, हमने सारे क्वेश्चंस कवर कर लिए। सो आई होप कि ये जो मैं बुलेट पॉइंट्स वाला लेक्चर लेकर आई हूँ ये आपके लिए यूजफुल रहा होगा।
अगर आपको ये सही लगा जो आज मैंने जैसे बुलेट पॉइंट्स के हिसाब से लेक्चर लिया है, तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ, तो मैं आगे के चैप्टर्स का भी ऐसा ही वीडियो लेकर आऊंगी। अदरवाइज जैसे हम पढ़ते हैं टेक्स्ट बुक में से वैसे ही मैं पढ़ाऊंगी। तो आप लोग कमेंट करोगे, उसके बाद ही मैं नेक्स्ट लेक्चर अपलोड करूंगी कि आपको ये नया पैटर्न वाला वीडियो चाहिए या पुराना पैटर्न वाला वीडियो चाहिए। किसी को अगर सीईटी प्रिपरेशन करनी है तो आप हमारा वरदान बैच भी ज्वाइन कर सकते हो। फ्री मटेरियल यूज करना है तो ज्ञान लैब ऐप इंस्टॉल करके फ्री मटेरियल भी यूज कर सकते हो। फ्री मटेरियल यूज करने के लिए फोन का स्पेस आपका खाली होना चाहिए, तो ही ये पीडीएफ ओपन होगा। फोन में मेमोरी नहीं रहेगी तो पीडीएफ ओपन नहीं होगा। और अगर आपको सीईटी के मॉक टेस्ट ज्वाइन करने हैं तो आप मॉक टेस्ट भी ज्वाइन कर सकते हो। सो आई विल सी यू ऑल वेरी सून। आई होप यू आर प्रिपेयरिंग वेल फॉर योर एग्जाम्स। मैंने हैवी वेटेज वाले सारे चैप्टर्स कवर कर दिए हैं। मुझे कमेंट करके बताओ कि अब आपको नेक्स्ट चैप्टर कौन सा चाहिए, और ये न्यू पैटर्न वाला वीडियो चाहिए या ओल्ड पैटर्न वाला वीडियो चाहिए, ये भी कमेंट करो, तो मैं नेक्स्ट चैप्टर आपके लिए जल्द से जल्द लाने की कोशिश करूंगी। तब तक वीडियो को लाइक करो, चैनल को शेयर करो, और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि सीईटी के लिए भी आपके लिए बहुत सारा कंटेंट्स आने वाला है। सो बाय बाय एवरीबॉडी, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, सी यू सून।